अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2025। आप टैक्स ईयर 2025 में नील इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर कोई पर्सन जिसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, आपके स्टूडेंट हैं, कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, तो ऐसे लोग जो हैं वो नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले FBR IRS के पोर्टल पे चलूंगा जी। तो गूगल पे आने के बाद सर्च करूंगा जी IRS FBR। तो IRS FBR सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, जो पहला लिंक आएगा आपके पास, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो जी ये आपको इस लिंक पे ले आएगा irs.fbr.gov.pk। अच्छा, जैसे ही आप आईआरएस की वेबसाइट पे आएंगे आपके पास ये पॉपअप आ रहा होगा, आईआरएस लॉगिन ऑथेंटिकेशन। तो इसके साथ ये क्रॉस का बटन बना हुआ है, सिंपली इसको क्लोज कर लेता हूँ जी। तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा मेरे पास। तो अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो सिंपली आप अपने इधर लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका सीएनसी आ जाएगा और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने एनटीएन बनाया होगा। तो जब आप एनटीएन बनाते हैं तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिसीव हो जाते हैं, जिसमें आपका पासवर्ड होता है और आपका पिन होता है। तो इंडिविजुअल के केस में रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका सीएनसी आ जाएगा विदाउट डैशेस, और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने साइन अप किया होगा, जब आपने अपना एनटीएन बनाया होगा, या आपने जब सब्सिक्वेंटली अपना पासवर्ड जो है वो चेंज किया होगा। तो आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड कर लेता हूं जी। तो ये मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगा लिए। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है प्लीज रीसेट योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड। अच्छा जी, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि लेटेस्ट एक चेंज आई थी कि आपने आफ्टर 60 डेज जो है ना अपना पासवर्ड चेंज करना है। अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो पासवर्ड चेंज करने का क्राइटेरिया क्या है जी? एंटर ओल्ड पासवर्ड। सबसे पहले आपने ओल्ड पासवर्ड देना है जो आपका पहले वाला पासवर्ड था, और उसके बाद आपने कोई सा भी जो नया पासवर्ड है वो रख लेना है। तो जनाब अपना ओल्ड पासवर्ड ऐड कर देता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी एंटर न्यू पासवर्ड। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें जो न्यू पासवर्ड है वो ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने न्यू पासवर्ड ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो ऊपर जो आपने नया पासवर्ड रखा है इधर आप रीटाइप कर देंगे। तो दोबारा न्यू पासवर्ड ऐड कर लेता हूं जी। तो जी ये मेरा ओल्ड पासवर्ड आ गया, न्यू पासवर्ड आ गया, और मैंने जो न्यू पासवर्ड है उसको कंफर्म कर दिया। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है सक्सेस पासवर्ड हैज बीन रीसेट। तो जो आपका नया पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। तो अब जब आपने लॉगिन करना है तो आपने नया पासवर्ड ऐड करना है। तो जी नया पासवर्ड ऐड कर लेता हूं। तो जी रजिस्ट्रेशन नंबर में मेरा सीएनसी आ गया, नीचे मैंने पासवर्ड लिख दिया। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरे पास आईआरएस का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जी फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, एंड सब्सिक्वेंटली मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करने के लिए आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं जी, नॉर्मल रिटर्न। और ये जो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है जी इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स, इधर भी क्लिक करके आप अपनी रिटर्न ओपन कर सकते हैं। तो जी पहले वाला ऑप्शन ऑप्ट करूंगा, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के नीचे आ रहा है नॉर्मल रिटर्न, तो इधर क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया जी, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी। जो पर्सन होगा जिसके क्रेडेंशियल्स देके हमने लॉगिन किया उसका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। टैक्स पीरियड सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया जी 2025। और टैक्स पीरियड हमारा यूजली स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 99% केसेस में जो आपका टैक्स ईयर होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून को। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन साइन अप करता है आईआरएस पे, अपना एंट्री बनाता है, तो उसका जो टैक्स पीरियड है वो ऑटोमेटिकली जुलाई से जून एंड होगा। ये जो नीचे हमारे पास टैक्स पीरियड आ रहा है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये मेरा टैक्स पीरियड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा जी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये जी मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया, IRS 2.0 इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2025। अच्छा जी, वो कह रहा है स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। दी टैक्स ईयर 2025 साइकिल रन्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। दी डेडलाइन फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज 30 सितंबर 2025। अच्छा जी, आगे वो हमें बता रहा है कि जो टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न है उसका टैक्स पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2024 से और एंड होगा 30 जून 2025 पे, और इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2025 आ रही है। वर यू प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। क्या आप पाकिस्तान में 183 डेज या इससे ज्यादा मौजूद थे या नहीं? अगर आप 183 डेज या मोर पाकिस्तान में मौजूद थे तो इसका मतलब यह है कि आप रेजिडेंट हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप फिर रेजिडेंट वाली रिटर्न फाइल करेंगे। तो अगर तो आप पाकिस्तान में मौजूद थे तो आप क्लिक करेंगे यस पे। अब 183 डेज का मतलब क्या है? तो जनाब जो बंदा पाकिस्तान में 183 दिन या इससे ज्यादा रहा हो वो रेजिडेंट कंसीडर होगा। वो रेजिडेंट कंसीडर होगा, उसने अपनी पाकिस्तानी सोर्स पे भी टैक्स देना और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पे भी टैक्स देना है। और अगर कोई बंदा 183 दिन या इससे ज्यादा पाकिस्तान से बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट कंसीडर होगा। उस बंदे ने सिर्फ अपनी
लोकल इनकम, जो पाकिस्तान में इनकम उसने अर्न किया उस पर टैक्स देना है, फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं देना। तो जी हम नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जिस बंदे की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो पाकिस्तान में सिचुएट कर रहा था 183 दिन या इससे ज़्यादा, तो सिंपली यस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ जी। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है योर सोर्सेज ऑफ इनकम, आवर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू हैव रिसीव्ड इनकम ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 यकम जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 फ्रॉम द प्री सिलेक्टेड सोर्सेज बिलो। इफ यू रिसीव्ड फ्रॉम एनी एडिशनल सोर्सेज ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लीज सिलेक्ट देम एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि हमारा रिकॉर्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपने ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 जो स्टार्ट हो रहा है जी जुलाई में और एंड हो रहा है 30 जून को, उसके दौरान आपने ये जो प्री सिलेक्टेड कॉलम्स हैं इनमें से इनकम अर्न की है। आगे वो कह रहा है कि अगर आपने किसी एडिशनल सोर्स इनकम अर्न किया तो जनाब उसको भी सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें जी। अच्छा जी, आप देखें इनमें से कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, ना ही सैलरी सिलेक्टेड है, ना ही पेंशन है, ना ही रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी और ना ही पेमेंट फॉर सर्विसेज। अगर आपका सैलरी के अगेंस्ट टैक्स कटा होता, आपको पेंशन रिसीव हो रही होती, आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ होता या आपका पेमेंट फॉर सर्विसेज के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ होता, तो ये ऑप्शन उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देने थे। आप सपोज कर लें अगर आपका सैलरी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ होता तो ये जो आपका सैलरी वाला टैब है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो सैलरी वाला टैब है ये हाईलाइटेड होता है और इसके साथ ये टिक का मार्क आ रहा होता, लेकिन क्योंकि हमारे केस में सैलरी पे भी टैक्स डिडक्ट नहीं था हुआ इस वजह से ये मार्क नहीं है। तो इसको अनचेक कर देता हूँ जी, क्योंकि हम कर रहे हैं नील इनकम टैक्स रिटर्न, ना हमारा कंसर्न है सैलरी के साथ, ना पेंशन के साथ, ना रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी और ना ही पेमेंट फॉर सर्विसेज। ये जो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये स्पेसिफिकली सैलरी, पेंशन, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए, और क्योंकि हम नील रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे जी पेमेंट फॉर सर्विसेज पे, तो पेमेंट फॉर सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने पेमेंट फॉर सर्विसेज पे क्लिक किया वो कह रहा है जी यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स इट अपीयर्स दैट यू हैव सिलेक्टेड पेमेंट फॉर सर्विसेज you will now be redirected to the appropriate version of the income tax return filing service to accommodate you। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि आपने पेमेंट फॉर सर्विसेज वाला टैब सिलेक्ट किया है तो इस बेस पे आपको अप्रोप्रिएट रिटर्न के वर्जन पे ले जाया जाएगा। ये वाला जो आपका फॉर्म है ये स्पेसिफिकली सैलरी, पेंशन और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, चाहे सर्विसेज है, चाहे गुड्स है, चाहे ट्रेडिंग है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, या आप नील रिटर्न फाइल करें, तो इन ऑल केसेस में आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा पुराने वर्जन पे। तो पुराने वर्जन पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे जी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया ये मुझे रिटर्न के पुराने वर्जन पे ले आया जी। सबसे पहले आ रहा है जी आपके पास IRS 2.0, टैक्स ईयर आपके पास आ रहा होगा 2025, 114 सब सेक्शन 1, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। आगे सेव, सबमिट, प्रिंट और क्लोज का टैब आ रहा है, तो सिंपली आप इसको एक दफ़ा सेव कर लें। तो ये डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं आपके पास, ये देखें सबसे पहला डाटा है, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, मिनिमम टैक्स, ऑप्शन आउट ऑफ PTR, पेमेंट, कंपनी डायरेक्टर, अटैचमेंट एंड एट्रीब्यूट। तो हमारा कंसर्न रहेगा जी डाटा के साथ। डाटा के नीचे सबसे पहले आ रहा है जी एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्सेज स्लैश एग्रीकल्चर। तो क्योंकि हम नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इस केस में आपको पता है कि हमारी कोई इनकम नहीं होगी। अगर हमारी कोई इनकम होती तो हम नील इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करते। तो ये जितने भी आपके हेड्स ऑफ इनकम है, चाहे सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, फॉरेन सोर्स स्लैश एग्रीकल्चर इनकम है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आप जाएंगे जी टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे, इस टैब के साथ हमारा कंसर्न होगा और इसके साथ ही एरो बना हुआ है, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा जी। फर्दर नीचे चलता हूं, अभी आगे बता रहा है जी डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स चार्जेबल, टैक्स डिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स, कैपिटल एसेट्स, एडजस्टेबल टैक्स, एवरेज टैक्स, फाइनल स्लैश फिक्स स्लैश मिनिमम स्लैश एवरेज स्लैश रेलेवेंट स्लैश रिड्यूस टैक्स, फाइनल फिक्स टैक्स, मिनिमम टैक्स कंप्यूटेशंस। तो जी हमारा कंसर्न होगा एडजस्टेबल टैक्स के साथ, और एडजस्टेबल टैक्स के साथ हमारा कंसर्न इस वजह से होगा कि चाहे आपकी कोई इनकम नहीं है लेकिन फिर भी आपका कोई बैंक अकाउंट होगा, उस पर कैश विड्रॉल पे टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा, आप कोई फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं उस पर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा, आपके नाम पे कोई सिम है उस पर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा, एंड वेरियस अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं व्हाट्सएवर जो भी है, तो मल्टीपल केसेस आप कोई गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर देते हैं तो उस पर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। तो मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस पे आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। तो इस वजह से आपने हेड्स ऑफ इनकम को नहीं छेड़ना, आपने जाना है जी एडजस्टेबल टैक्स पे, और जो आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा उसकी आपने डिटेल मेंशन कर देनी है। तो एडजस्टेबल टैक्स पे चलूंगा जी। फर्दर नीचे चलता हूँ, तो ये आपके पास एडजस्टेबल टैक्स के जितने भी सेक्शंस है इधर आना शुरू हो जाएंगे। इंपोर्ट है जी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, अगर सैलरी पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो आप इधर मेंशन कर देंगे। डायरेक्टरशिप फी, प्रॉफिट ऑन डेट, ये रेंट आ जाएगा जी। एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, अगर आप फाइलर नहीं है और आप बैंक से 50,000 या से ज़्यादा की अमाउंट निकालते हैं
तो आप पे 0.6% जो है वो टैक्स विदहेल्ड हो रहा होगा। तो अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है तो आपके बैंक ने आपका टैक्स डिडक्ट किया होगा, तो आपने उसकी डिटेल इधर मेंशन कर देनी है। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फी अंडर सेक्शन 231B, अगर आपने कोई गाड़ी बाय की है तो उस पर भी आप पे एडवांस टैक्स लगा होगा, तो उस केस में भी आप जो एडवांस टैक्स है उसकी अमाउंट इधर एंटर कर देंगे। फर्दर नीचे चलूंगा जी, प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, अगर आपने गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया है तो जनाब उसकी भी आपने डिटेल इधर मेंशन करनी है। एंड सब्सिक्वेंटली जो सबसे कॉमन टाइप है एडवांस टैक्स की वो ये आपके पास आ रहा होगा, सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज ए। यूजली जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आजकल सबके पास अपनी सिम होती है और सबकी सिम आमतौर पर उनके नाम पर रजिस्टर्ड होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है। टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट आप मोबाइल ऐप से भी ले सकते हैं, जो भी आपका नेटवर्क है, चाहे मोबलिंक है, जोंग है, टेलीनर है, यूफोन है, व्हाट्सएवर, आप उनकी ऐप पे जाकर भी टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंचाइज विजिट करके भी टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आप उनको ईमेल या कॉल करके भी टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो मैं आपको टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ जी। तो जी मेरे पास ये टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट आ गया, जैज़ ने इशू किया जी। Certificate of collection or deduction of tax issued under section 164 read with rules 42 of the income tax ordinance 2001। तो जो आपके टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो रूल 42 के तहत इशू होते हैं जी। सीरियल नंबर आ रहा होगा जी, ओरिजिनल या डुप्लीकेट लिखा होगा सर्टिफिकेट के ऊपर, डेट ऑफ इशू, किस डेट को जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो रहा है, हमारे केस में 13 जुलाई 2025 को इशू हो रहा है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, सर्टिफाइड डेट आ सम ऑफ ₹645। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि 645 रुपए जो है हमने इनकम टैक्स कलेक्ट कर लिया फ्रॉम, आगे आपका नेम आ रहा होगा और उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आ रहा होगा जो आपके CNSC पे आ रहा होगा जी। नेशनल टैक्स नंबर आ गया जी, NIC/CNSC नंबर, आपका CNSC नंबर आ रहा होगा, मोबाइल नंबर, आपका कंप्लीट मोबाइल नंबर आ रहा होगा। ड्यूरिंग दी पीरियड फिजिकल ईयर 2024-2025, तो ये आपका 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक जो है टैक्स डिडक्ट हुआ है और उस टैक्स डिडक्शन का ये सर्टिफिकेट है। अंडर सेक्शन 236 हम देख चुके हैं जी, ऑन अकाउंट ऑफ टेलीफोन यूजेज, क्योंकि ये हमारी मोबाइल सिम है, ऑन दी वैल्यू स्लैश अमाउंट ऑफ ₹4,404, तो 4,404 रुपये का हमने बैलेंस यूज किया और उस पर 645 रुपये का हमारा जो टैक्स है वो रिडक्ट हो गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी, आगे वो बता रहा है जी, दिस इज टू फर्दर सर्टिफाइड दैट द टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड हैज बीन डिपॉजिटेड इन द फेडरल गवर्नमेंट अकाउंट। आगे बता रहा है कि जो टैक्स है, जो टैक्स हमने विदहेल्ड किया वो गवर्नमेंट के अकाउंट में हमने डिपॉजिट करवा दिया। कंपनी स्लैश ऑफिस एटसेट्रा कलेक्टिंग स्लैश डिडक्टिंग द टैक्स। अच्छा जी, जो कंपनी आपका टैक्स डिडक्ट कर रही होगी उसकी डिटेल आ जाएगी। तो हमारे केस में जायज़ है तो जायज़ का कंप्लीट नेम आ जाएगा, जायज़ को जो कंपनी डील कर रही है पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशंस लिमिटेड, उसका एड्रेस आ जाएगा जी हेडक्वार्टर का, उसका एंटीएन आ जाएगा। नीचे वो बता रहा है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि ये सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट है और इस पर सिग्नेचर रिक्वायर नहीं है, वरना अगर आप किसी पार्टी से आमतौर पे टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं तो इधर कंपनी की स्टैंप आ रही होती है और सिग्नेचर आ रहे होते हैं जो ऑथराइज ऑफिसर होता है जी। तो वापस चलता हूँ जी IRS के पोर्टल पे, तो जी मैं वापस रिटर्न पे आ गया। अब हमने जो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट देखा था उसकी डिटेल्स हमने इधर ऐड करनी है, जो हमारा 645 रुपये का टैक्स रिडक्ट हुआ है वो हमने इधर ऐड करना है। तो ये देखें जी, सेलफोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए, और अगर आप एंड पे देखें, ये देखें प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं जिनके आगे प्लस का साइन बना हुआ है, जब तक आप उसमें फर्दर डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे आपकी टैक्स डिडक्शन की डिटेल ऐड नहीं होगी। अब देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, तो इसका मतलब यह है कि हमें फर्दर डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। फर्दर डिटेल से मुराद आप अपना सेल नंबर ऐड करेंगे, आप बताएंगे कि जो आप सिम यूज कर रहे हैं वो कौन से नेटवर्क की है। तो प्लस पे क्लिक करूंगा जी, यूटिलिटी रेफरेंस स्लैश कंज्यूमर नंबर, तो इधर जो बॉक्स बना हुआ है रेफरेंस स्लैश कंज्यूमर नंबर, इस बॉक्स में आप अपना सेल नंबर ऐड कर देंगे जिसके अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो सेल नंबर ऐड कर देता हूं जी। अच्छा जी, उसके बाद एक और टैब आ रहा है कॉन्टेंट्स, तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो मेरे से डिमांड कर लेगा। यूटिलिटी टाइप गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, यूटिलिटी कंपनी कौन सी कंपनी है, लेस्को है, फेस्को है, गैपको है, व्हाट्सएवर। अब हमारे केस में क्या आएगा जी, आपने सिंपल इधर कर देना है प्रीपेड, क्योंकि हमारा प्रीपेड नंबर है, तो प्रीपेड लिख देता हूँ, कॉमा लगाएं और उसके बाद जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है उसका नेम आ जाएगा, तो हमारे केस में मोबलिंक है तो मोबलिंक लिख देता हूँ जी, और सिंपली आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें सेलफोन बिल अंडर सेक्शन 236 और सेलफोन बिल अंडर सेक्शन 236, तो ये मेरा जो सेलफोन बिल वाला कॉलम था इसका नीचे एक और फर्दर जो रो है वो ऐड हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इधर अमाउंट ऐड करूंगा वो अमाउंट इधर सब टोटल हो जाएगी ये सेलफोन बिल के आगे। तो वापिस चलता हूँ जनाब अपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, 4,404 रुपये की अमाउंट थी और 645 रुपये मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ था। तो वापस चलूंगा IRS पे, रिसीट स्लैश वैल्यू,
इधर आप वो अमाउंट लिखेंगे जिसके अगेंस्ट आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। अब मोबाइल फ़ोन के केस में हमने 4,404 रुपये जो है वो यूटिलाइज़ किया हुआ है, तो इधर हम 4,404 रुपये ऐड कर देंगे। ये जो कॉलम बना हुआ है ये देखें जीरो एडिट है। जैसे ही हमने प्लस पे क्लिक करके अपने प्रीपेड नंबर की डिटेल ऐड की तो उसने एक नई रो ऐड कर दी। तो इधर क्लिक करूंगा जी रिसीट स्लैश वैल्यू वाले कॉलम में और इधर अमाउंट ऐड कर देता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड, तो ये अमाउंट के आगे एक और कॉलम बना हुआ है, तो सिंपली इधर क्लिक करूंगा और इधर 645 रुपये जो है वो ऐड कर दूंगा। तो जनाब ये मेरी टैक्सेबल अमाउंट आ गई और टैक्स डिडक्टेड की अमाउंट आ गई। इसके बाद सिंपली आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी नीचे सब हेडिंग आ रही है, एक नंबर आ रहा है मेरा, इतना मैंने बैलेंस यूटिलाइज किया और इतना टैक्स डिडक्ट हो गया और ये ऊपर टोटल आ रहा है। अब अगर इधर मैंने मल्टीपल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ऐड किए होते तो इधर उसका टोटल आ जाता। तो जी ये मेरा जो टैक्स डिडक्टेड था ऑन सेल फोन वो मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर आपका इंटरनेट बिल पे आ रहा है तो सिंपली एज इट इज़ आप प्लस पे क्लिक करेंगे। जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, नया टेल है, पीटीसीएल है, व्हाट्सएवर, उसका नंबर आ जाएगा और नीचे उसके कंटेंट में उसकी डिटेल आ जाएगी जी, इंटरनेट प्रोवाइडर है, प्रीपेड है और आगे उसका नेम आ जाएगा। क्लोज करता हूँ जी इसे, ऊपर चलता हूँ जी। तो गाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234। अगर आपने टोकन टैक्स पे किया हुआ है तो सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। ENTD एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी गाड़ी का कंप्लीट नंबर आ जाएगा इधर जो भी है, LEC 10 ABC व्हाट्सएवर जो भी नंबर आ रहा है। उसके बाद आप लिख देंगे कितने सीसी है, 1600 सीसी है, 998 सीसी है, 1300 सीसी है, व्हाट्सएवर सीसी लिखेंगे। आगे नाम लिख देंगे, सिटी है, यारिस है, सिविक है, व्हाट्सएवर, और आगे आप कंपनी का नेम लिख देंगे, होंडा है, करोला है, सुजुकी है, व्हाट्सएवर, इस तरह करके। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, तो इसके नीचे एक और रो ऐड हो जाएगी, उसमें यही आ रहा होगा प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234 और उसके आगे गाड़ी की जो सारी डिटेल होगी जो आपने इधर मेंशन किया है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। एज इट इज आप जो है टैक्सेबल अमाउंट और आगे टैक्सी अमाउंट लिख देंगे। तो जी क्लोज करता हूँ इसे। अच्छा जी एक और बात, एडजस्टेबल टैक्स में अगर आप ये रिसीट वैल्यू ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं 4,404 रुपये को रिमूव भी कर दूँ, नीचे चलता हूँ जी, अगर मैं इसे ज़ीरो भी कर दूँ और दोबारा भी कैलकुलेट पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये 645 रुपये स्टैंड स्टिल करेगा। अगर आप रिसीट वैल्यू ना भी लिखेंगे तो ये चल जाएगा जी। अच्छा जिसके बाद नीचे चलता हूँ जी, ये देखें जी सेल स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज एंड सोल्ड विद इन टैक्स ईयर, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज प्रायर टू करंट टैक्स ईयर। अच्छा जी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसके अगेंस्ट आपने कोई टैक्स पे किया है तो इसकी डिटेल इधर आ जाएगी। ये देखें जी टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड, इस कॉलम में उसकी डिटेल आ जाएगी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ऐसे ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, परचेज स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, तो इस केस में जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी उसकी डिटेल आप इस कॉलम में ऐड कर देंगे। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। पर्सनस रेमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट स्लैश डेबिट्स स्लैश प्रीपेड कार्ड्स अंडर सेक्शन 236Y। अच्छा अगर आप कोई फॉरेन पेमेंट करते हैं, आपने गूगल की स्टोरेज ली हुई है, आपने वन ड्राइव की स्टोरेज ली हुई है, आप फेसबुक एड्स की पेमेंट करते हैं या आप गूगल एड्स की पेमेंट करते हैं, तो जब आप फॉरेन पेमेंट करते हैं तो आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है, बैंक आपका टैक्स विदहेल्ड कर लेता है, तो वो टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा होता है अंडर सेक्शन 236Y। अगर आपका वो टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल भी आप इधर टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड में ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो आप रिसीट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो जी ये मैंने एडजस्टेबल टैक्सेस के जितने भी ऑप्शंस आ रहे थे, जितने भी सेक्शंस आ रहे थे, ये मैंने आपको दिखा दिए। और नील इनकम टैक्स रिटर्न के केस में मैंने आपको बता दिया कि आमतौर पे 236Y रिगार्डिंग फॉरेन पेमेंट्स ये लग रहा होगा, आपका कैश विड्रॉल वाला आ जाएगा, इसके अलावा आपका सेलफोन वाला आ जाएगा, प्रॉपर्टी परचेज वाला आ जाएगा, या प्रॉपर्टी सेल वाला जो सेक्शन है वो यूज़ हो रहा होगा। बाकी भी सेक्शंस आ रहे होंगे लेकिन वो कम यूज़ होते हैं। अच्छा जी इसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि आपके नेम पे कौन कौन से टैक्स डिडक्ट हुए हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सिंपली ये जो रिटर्न का ड्राफ्ट है इसको क्लोज करूंगा। रिटर्न के ड्राफ्ट को क्लोज करने के लिए ऊपर चलता हूँ जी। ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप ऊपर जा सकते हैं और आप ऐसे भी स्क्रॉल अप कर सकते हैं। तो ऊपर चलता हूँ जी, क्लोज करूंगा जी। ये प्रिंट के साथ क्लोज का बटन बना हुआ है तो क्लोज पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है यू हैव अनसेव्ड चेंजेस, बाय क्लोजिंग यू विल लूज ऑल अनसेव्ड चेंजेस, डू यू स्टिल वांट टू क्लोज, तो यस पे क्लिक करूंगा जी। तो ये आपको वापस आयरस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। एंड पे जो है एक छोटी सी बार आ रही है ब्लू कलर की, इसको पकड़ के आप राइट साइड पे चले जाएंगे। तो राइट साइड पे चलता हूँ जी। ये देखिए इनवाइस मैनेजमेंट के आगे छोटा सा आ रहा है MIS, ये जिस जगह पे मेरा कर्सर है इधर आ रहा है जी MIS, तो इधर क्लिक करूंगा। अच्छा जी जैसे ही मैंने MIS पे क्लिक किया आगे वो कह रहा है ऑल ऑप्शंस इन्फॉर्मेशन सेंटर,
एक ही ऑप्शन आ रहा है जी ऑल ऑप्शंस में, और उसके आगे भी जो आ रहा है जी इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो इन्फॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करूंगा जी। इन्फॉर्मेशन सेंटर में कई ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। फॉरेन एसेट्स है, एफसीवाई डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एसेट्स, ई हेयरिंग, पेमेंट डिटेल्स। तो हमारा कंसर्न है जी पेमेंट डिटेल्स के साथ, तो सिंपली पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले इसमें आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसपे आपका सीएनसी नंबर होगा, सीपीआर नंबर, सेक्शन, टैक्स मंथ, पेमेंट डेट, क्लेम्ड, पेमेंट आईडी, विदहोल्डिंग एजेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स ईयर, पेड अमाउंट और पेमेंट सोर्स। तो इसमें सिंपली जो टैक्स ईयर वाला कॉलम है ये आपने फिल करना है। तो ये टैक्स ईयर के आगे ये बॉक्स आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इसमें आप अपना जो टैक्स ईयर है वो लिख देंगे। अब हमारे केस में जो टैक्स ईयर है वो है जी 2025, तो 2025 लिखूंगा इधर। टैक्स ईयर में 2025 लिख दिया, इसके बाद सिंपली मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। तो सर्च पे क्लिक करता हूँ जी। तो ये देखें जी, जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, मेरे नाम पे जितना भी टैक्स विदहेल्ड हुआ था वो इधर आ गया। अब ये देखें जी, कैश विड्रॉल पे डिडक्ट हुआ है जी, मैंने बैंक से पैसे निकलवाए 50,000 से ज्यादा और उस पर मेरा टैक्स विदहेल्ड हो गया। और दूसरा मेरा डिडक्ट हुआ है जी टैक्स ऑन रेमिटिंग अमाउंट्स अब्रॉड थ्रू क्रेडिट स्लैश डेबिट स्लैश प्रीपेड कार्ड्स अंडर सेक्शन 236 हमने जो गूगल ड्राइव है उसका 100 GB जो है वो बाय किया हुआ है, और उसकी वजह से जो हमारा 450 रुपीज़ है हर मंथ कट जाते हैं। तो यहाँ से आपकी टैक्स की डिटेल आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डाउनलोड कर लें तो ये साइड पे जो है एक्सेल का टेम्पलेट बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने एक्सेल के टेम्पलेट पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक्सेल में एक फाइल डाउनलोड हो गई। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो जी सबसे पहले एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ जी। पेमेंट आईडी, इसका हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। सीपीआर नंबर, तो जब भी कोई आपके बिहाफ पे टैक्स डिपॉजिट करता है, टैक्स का चालान जमा करवाता है, तो उसके अगेंस्ट जो कंफर्मेशन आती है वो सीपीआर नंबर के थ्रू आती है। एक जो सीपीआर है वो इशू हो जाता है, उसमें डिटेल आ रही होती है कि ये पर्सन है, ये उसका सीएनसी है और इस सेक्शन के तहत उसका जो है टैक्स डिडक्ट हुआ है। विदहोल्डिंग एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस पर्सन ने आपका टैक्स काटा है उसका एनटीए नंबर आ रहा होगा और उसका नेम आ रहा होगा। फर्दर आगे चलता हूँ जी। उसके बाद सेक्शन आ गया जी, किस सेक्शन के तहत आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। सबसे पहले आ रहा है कैश विड्रॉल, और उसके बाद आ रहे हैं जी टैक्स ऑन रेमिटिंग अमाउंट्स अब्रॉड थ्रू क्रेडिट स्लैश डेबिट स्लैश प्रीपेड कार्ड्स अंडर सेक्शन 236 टैक्स मंथ आ गया, टैक्स ईयर आ गया, हमारे केस में 2025 था। टैक्सेबल अमाउंट आ गई। तो जनाब ये जो पेड अमाउंट है ये आपकी टैक्स अमाउंट जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। पेमेंट डेट, इस डेट को इन्होंने टैक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है। और पेमेंट सोर्स विदहोल्डिंग, क्योंकि हमारा टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो इस केस में हम विदहोल्डिंग है। तो जनाब इसका सम कर लेते हैं। तो सम करने के लिए सबसे पहले आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लें, तो कन्वर्ट कर लेता हूं। ये देखें जी 420 रुपए कैश विड्रॉल के अगेंस्ट है, और 236 के केस में कितना है मेरा जी 315 रुपए। अब वापस चलता हूं जी आईआरएस पे, और ये अमाउंट जाके अपनी एडजस्टेबल टैक्स वाले टैब में ऐड कर दूंगा। तो जनाब आईआरएस पे जाने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है इसको क्लोज कर लेता हूँ। ये इसके राइट साइड पे ये क्रॉस का बटन बना हुआ है, तो क्लोज पे क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने क्लोज पे क्लिक किया, ये मुझे वापस आईआरएस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब रिटर्न तो हमने क्लोज कर दिया, तो हमारी रिटर्न किधर आ रही होगी। हमारी रिटर्न जनाब ये नीचे इनबॉक्स के साथ आ रहा है ड्राफ्ट, हमारी रिटर्न आ रही होगी ड्राफ्ट में। तो ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ जी। तो ये ड्राफ्ट पे आ गया। इधर हमारे पास 2 रिटर्न्स ओपन है, ये देखें आईटी डिक्लेरेशन और आगे 2 आ रहा है। तो फर्दर नीचे चलता हूँ जी। तो ये देखें जी टास्क, पीरियड और एक्शन। टास्क में जो आपका फॉर्म है उसका नेम आ रहा होगा 114 सबसेक्शन 1, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। टैक्स पेयर का नेम आ गया, उसका सीएनसी आ गया, पीरियड आ गया 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025, टैक्स ईयर 2025, ड्यू डेट आ रही है जी 30 सितंबर 2025। तो ये मेरे पास 2 फॉर्म्स ओपन है। तो इस टैक्स पेयर की हमने 2024 वाली रिटर्न भी नहीं की हुई। तो ये नीचे एक 2024 वाला फॉर्म ओपन है जी, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ पर्सन डिराइविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्सेज एलिजिबल टू फाइल सैलरी रिटर्न। तो ये नीचे हमने सैलरी वाली रिटर्न जो है उसका ड्राफ्ट ओपन किया हुआ है। पीरियड हमारा आ रहा है जी 1 जुलाई 23 से लेकर 30 जून 2024, टैक्स ईयर 24 है, ड्यू डेट आ रही है 31 अक्टूबर 2024। ये हमने 2024 वाला फॉर्म ओपन किया हुआ है। तो जो भी आपने टास्क ओपन करना है उसके लिए आप जाएंगे एक्शन पे, ये देखें एक्शन, और एक्शन के नीचे ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक पेंसिल बनी हुई है और एक ये डस्टबिन बनी हुई है। अगर आप ये डस्टबिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप ये फाइल डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। और अगर आप वापस जाना चाह रहे हैं रिटर्न के फॉर्म पे, ये जो पेंसिल का बटन है जैसे ही इसके ऊपर आएंगे ये आपको एडिट का ऑप्शन देगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मुझे वापस मेरी इनकम टैक्स रिटर्न पे ले गया। ये देखें जी ईयर 2025 114 सबसेक्शन 1, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। तो जी हमारा कंसर्न है डाटा टैब के साथ, और डाटा में जो हमारे हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्सेज स्लैश एग्रीकल्चर, इनके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम फाइल कर रहे हैं नील इनकम टैक्स रिटर्न। और नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का पर्पज यही है कि हमारी कोई इनकम नहीं है, हम या तो अनएम्प्लॉयड हैं, या हम स्टूडेंट हैं, या हम हाउस वाइफ की रिटर्न फाइल करें। तो हमारा सिंपली कंसर्न है जी टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स के साथ। तो सिंपली स्टेप पे क्लिक करूंगा, नीचे चलता हूं जी। इसके बाद हमारा कंसर्न था जी एडजस्टेबल टैक्स के साथ, तो एडजस्टेबल टैक्स के टैब पे क्लिक करूंगा।
फर्दर नीचे चलूंगा जी। अब ये देखें जी एडजस्टेबल टैक्स अमाउंट आ रही है 3150 और टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड आ रहा है 960। अब हमारे केस में क्या था जी, हमने तो 645 रुपये ऐड किया था सिर्फ सेलफोन के केस में। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अब जो FBR है वो ऑटोमेटिकली जो टैक्स डिडक्टेड की डिटेल है वो आपके एडजस्टेबल या फाइनल फिक्स के टैब में ऐड करना स्टार्ट हो गया। तो नीचे चलूंगा जी, ये साइड पे स्क्रॉल बार आ रही है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं या आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ जी। तो ये देखें जी सेलफोन बिल अंडर सेक्शन 236 में हमने एक सेलफोन का जो डिटेल थी वो ऐड की हुई थी। अब फर्दर नीचे चलता हूँ जी, और इसकी अमाउंट आ रही है 645 रुपये। अब इसके अलावा और क्या आ रहा है पोर्टल में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अब ये देखें जी पर्सनस रेमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट स्लैश डेबिट स्लैश प्रीपेड कार्ड अंडर सेक्शन 236 तो जनाब जो हमने फॉरेन पेमेंट की है और उसके अगेंस्ट जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली इधर आना शुरू हो गई। और ये अमाउंट मैंने नहीं लिखी, ये अमाउंट FBR ने ऑटोमेटिकली इधर आपकी रिटर्न में ऐड कर दी। तो जनाब ये रिसीट वैल्यू में मेरी रिसीट वैल्यू आ गई 3150 और टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड में मेरा टैक्स आ गया जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ था ऑन फॉरेन पेमेंट्स। मैं आपको MIS के डाटा से भी दिखा देता हूँ जो हमने एक्सेल की टेम्पलेट डाउनलोड की थी जी। ये देखें जी 3150 अंडर सेक्शन 236 और इस पर जो टैक्स की अमाउंट थी, ये जो पेड अमाउंट आ रही है ये आ रही थी 315 रुपये। तो ये जो मेरी अमाउंट है ये FBR ने ऑटोमेटिकली फेच कर ली। वापस चलता हूँ जी रिटर्न पे। इसके बाद जो हमारा टैक्स विदहेल्ड हुआ है ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 231A उसका कॉलम देख लेते हैं जी। ऊपर चलता हूँ जी। तो जी आपके पास आ रहा होगा एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 231A और इसके सामने भी ये देखें प्लस का साइन बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन भी आपसे जो फर्दर डिटेल्स है वो डिमांड करेगा। तो अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले वो कह रहा है जी इन्वेस्टमेंट IBAN/IBFT। तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उधर से देख के आप IBAN/IBFT लिख देंगे और कॉन्टेंट्स में आप बता देंगे आपका कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, व्हाट्सएवर। उसके बाद आप बैंक का नेम बता देंगे और बैंक की ब्रांच बता देंगे और लास्टली बैंक का एड्रेस बता देंगे। तो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट खोल लेता हूँ जी। तो जी ये मेरे पास बैंक अल्फरा की बैंक स्टेटमेंट आ गई। बैंक का नेम आ गया, ये मंथली स्टेटमेंट अकाउंट है और मैंने जून की खोली हुई है जी। अकाउंट टाइटल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा जी, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, IBAN। अच्छा जी आप IBAN भी उधर पेश कर सकते हैं और आप उधर अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो IBAN इधर से कॉपी कर लेता हूँ जी। वापस चलूंगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे और ये जो इन्वेस्टमेंट वाला टैब है जिधर वो कह रहा है IBAN/IBFT इधर अपना जो IBAN है वो पेश कर दूंगा। अच्छा जी मेरा IBAN आ गया। इसके बाद आ रहा है जी कॉन्टेंट्स। तो कॉन्टेंट्स में क्या डिटेल ऐड करनी है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। वो कह रहा है आपने बताना है ये अकाउंट है, बॉन्ड है या सर्टिफिकेट है, करंट है या सेविंग है, और आगे जो इंस्टीट्यूट है, जो बैंक है उसका नेम बताना है, उसकी ब्रांच का नेम बताना है और उसका एड्रेस बताना है। तो हमारे केस में जनाब करंट अकाउंट है, बैंक का नेम आ जाएगा जी। अच्छा जी अकाउंट की टाइप आ गई, बैंक का नेम आ गया, आगे बैंक की ब्रांच ऐड कर देता हूँ जी और लास्टली जो है सिटी ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा कंप्लीट कंटेंट आ गया जी, जिसमें आपने अकाउंट की टाइप बता दी, बैंक का नेम बता दिया जो आपका इंस्टीट्यूशन था, ब्रांच का एड्रेस बता दिया और जो आपका बैंक जिस सिटी में सिचुएट कर रहा है उस सिटी का नेम बता दिया। इसके बाद सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा जी। इसके बाद जो आपका कैश विड्रॉल पे टैक्स डिडक्ट हुआ था उसकी अमाउंट ऐड कर देंगे। रिसीट स्लैश वैल्यू में अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट आपने बैंक से विड्रॉ की, और टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड में टैक्स अमाउंट आ जाएगी कि कितना आपका टैक्स विदल्ड हुआ। आपको पता है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप बैंक से एक दिन में 50,000 या से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो आपका टैक्स विदल्ड हो जाता है @0.6%। तो जी कितनी अमाउंट थी और कितना टैक्स विदहेल्ड हुआ, तो इसको देखने के लिए वापस MIS पे चलूंगा जो हमने एक्सेल की शीट डाउनलोड की है। तो ये देखें जी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक अंडर सेक्शन 231A, टैक्सेबल अमाउंट है 70,000 और पेड अमाउंट है जी 4 और पेड अमाउंट है जी 420। वापस चलूंगा IRS पे और इस अमाउंट को जाके उधर पेस्ट कर दूंगा। रिसीट स्लैश वैल्यू में 70,000 ऐड कर दूंगा जी और टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड में 420 ऐड कर दूंगा। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें जो मैंने सब हेडिंग ऐड की उधर भी अमाउंट आ गई 70,000 420,000 और ये जो ऊपर इसका सब टोटल था एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 231AB, इधर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अमाउंट उठा दी। एज इट इज अगर मल्टीपल बैंक्स के अगेंस्ट आपने कैश विड्रॉल किया हुआ है और आप नॉन फाइलर थे तो आप प्लस पे क्लिक करते जाएंगे, मल्टीपल बैंक से आप ऐड करते जाएंगे और जैसे जैसे आप मल्टीपल बैंक से ऐड करते जाएंगे इधर इन सब का सब टोटल आ जाएगा एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 231AB। अच्छा जी एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल की डिटेल मैंने डाल ली, फिर जो मेरा सेलफोन पे डिडक्ट हुआ था उसकी डिटेल डाल ली, इसके बाद हमारा टैक्स जो डिडक्ट हुआ था ऑन फॉरेन पेमेंट्स अंडर सेक्शन 236 उसकी हमने डिटेल डाल ली। अब इन सारे टैक्सेस की जो डिटेल है वो ऊपर आ रही होगी, सबसे ऊपर आ रही होगी। तो जी ये स्क्रॉल बार को पकड़ के सबसे ऊपर चलूंगा जी।
तो ये देखें जी, एडजस्टेबल टैक्स रिसीट स्लैश वैल्यू, टोटल 73,150 रुपये मेरी वैल्यू बन रही थी, और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है वो मेरा आ रहा है जी 1380 रुपये। तो यहाँ तक जो मेरा एडजस्टेबल कॉलम था, इसमें जो जो टैक्सेस आ रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अच्छा जी, टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में हमारा कंसर्न था एडजस्टेबल टैक्स के साथ, वो हमने फिलअप कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटेशंस पे। तो ये टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स के ऑप्शंस में सबसे नीचे आ रहा है कंप्यूटेशंस। तो कंप्यूटेशंस पे क्लिक करूंगा। इधर जो जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम आ रही होगी, जो आपके अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ, वो जो आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, वो सारी डिटेल्स इधर आ रही होगी। तो ये देखें जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इनकम हमारी नहीं थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं थी, बिजनेस इनकम नहीं थी, कैपिटल एसेट्स नहीं थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं थी, कोई फॉरेन इनकम नहीं थी, कोई हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। टोटल इनकम हमारी जीरो आ रही है, कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं थे, टैक्सेबल इनकम, टैक्स चार्जेबल, नॉर्मल इनकम टैक्स कुछ भी नहीं आ रहा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये देखें जी, विदहोल्डिंग इनकम टैक्स 1380 रुपये। ये जो इनकम टैक्स था ये हमारा विदहेल्ड हुआ था कैश विड्रॉल पे, फॉरेन पेमेंट्स पे, आपका सेलफोन पे, यही हमारा टैक्स विदहेल्ड हुआ था। इसके अगेंस्ट हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई इनकम नहीं आ रही, जिसकी वजह से यही अमाउंट हमारी टैक्स रिफंडेबल में आ जाएगी। तो फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये देखें जी, रिफंडेबल इनकम टैक्स 1380 रुपये, 1380 रुपये मेरा रिफंडेबल इनकम टैक्स बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। तो इनकम टैक्स का एक पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इनकम की डिटेल्स देनी होती है और टैक्सेस की डिटेल देनी होती है। इनकम टैक्स का जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल देते हैं, और इसके अलावा जो आपके पर्सनल एसेट्स आ रहे होते हैं उनकी डिटेल आप मेंशन करते हैं। तो जी, ये जो आपके पास आ रहा है 116 वेल्थ स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास कई ऑप्शंस ओपन हो गए। पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज, पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज, और रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है, हमारा कंसर्न है जी एक्सपेंसेस। हमने अपने एक्सपेंसेस डालने हैं, तो पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्लिक किया, मेरे पास पर्सनल एक्सपेंसेस वाला जो टैब है वो हाईलाइट हो गया। तो जी, सबसे पहले आ रहा है डिस्क्रिप्शन, कोड और अमाउंट। तो रिटर्न के जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उसको उन्होंने कोड्स में डिफाइन किया हुआ है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा जी, पर्सनल एक्सपेंसेस, रेंट। अच्छा जी, अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया हुआ है और आप उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो उसकी अमाउंट आप ये अमाउंट वाले टैब में ऐड कर देंगे। रेट स्लैश टैक्सेस स्लैश चार्जेस स्लैश सेस, आप कोई टैक्सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट के, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो उसकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे। व्हीकल रनिंग स्लैश मेंटेनेंस, आपके पास कोई गाड़ी या कोई बाइक है, तो उसके फ्यूल पे, उसकी मेंटेनेंस पे जो एक्सपेंस आ रहा है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंस आप इधर ऐड कर देंगे। और आपको पता है एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं 1 जुलाई 24 से लेके 30 जून 2025 के दरमियान। ट्रैवलिंग, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है मुल्क से बाहर या मुल्क में भी, और आपके पास टिकट्स वगैरह मौजूद हैं, तो जो ट्रैवलिंग पे आपका एक्सपेंस आया आप इधर ये अमाउंट वाले टैब में ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने पिछले 12 महीनों का बिल दिया है जुलाई से लेके जून तक, वो आप ऐड कर देंगे। वाटर का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का आपको पता है कि आपका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट से आ जाएगा, तो वो हमारे केस में था 4,404 रुपये। तो टेलीफोन के आगे ये जो बॉक्स बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा और इधर 4,404 रुपये ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, ये मैंने टेलीफोन बिल ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली एक दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। आगे हमारे पास आ रहा है एसेट इंश्योरेंस स्लैश सिक्योरिटी। आपने किसी एसेट की कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो जो आप उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी इस टैब में जी। मेडिकल, आपने कोई मेडिकल एक्सपेंस इनकर की है, हॉस्पिटल के बिल्स हैं, मेडिसिन के बिल्स हैं, वो आप इधर अमाउंट में ऐड कर देंगे। फर्दर नीचे चलता हूँ। एजुकेशनल, बच्चों की एजुकेशनल फ़ी है या अपनी एजुकेशनल फ़ी है, तो इस अमाउंट वाले टैब में ऐड कर दूंगा। क्लब, किसी क्लब की मेंबरशिप ली हुई है तो उसकी अमाउंट आ जाएगी। फंक्शंस एंड गैदरिंग्स, आपने कोई शादी ब्याह पे खर्चा कर दिया तो उसकी अमाउंट आ जाएगी। डोनेशन, ज़कात, एन्युटी, प्रॉफिट ऑन डेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा, आपने कोई डोनेशन दे दी है, आपने कोई ज़कात दे दी है, आपने कोई मार्कअप पे कर दिया, आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ था, आपने इस पर मार्कअप पे कर दिया, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और आपने उस पर प्रीमियम पे किया है, तो उसकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे। उसके बाद आ रहा जी अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो आपके ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस हैं, घर को चलाने के एक्सपेंसेस हैं, वो आप इधर मेंशन कर देंगे। अच्छा, अगर आपको ऊपर सारे एक्सपेंसेस का नहीं भी आइडिया, तो आप एक क्लब्ड अमाउंट जो है अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे केस में आपको पता है हम तो फाइल कर रहे हैं नील इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप सपोज कर लें कि हमारे केस में जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो 1 लाख है, तो 1 लाख इधर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, आपको पता है कि हम नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो नील इनकम टैक्स रिटर्न में हमारे अपने एक्सपेंसेस तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं आ रहे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके फैमिली मेंबर्स आपको कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट्स उसको खर्चा दे रहे होंगे, अगर कोई वाइफ है तो उसका हस्बैंड उसको खर्चा दे रहा होगा। तो अगर आपने 1 लाख का एक्सपेंस किया है तो ये नीचे आ रहा है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स,
आपके खर्चों में आपकी फैमिली मेंबर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अब एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को 1.5 लाख देता है साल का। अब जो वाइफ है वो 1.5 लाख से खर्चा करेगी ना, तो इधर सपोज कर लें कि मैं 1.5 लाख ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, अभी तक जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो 1,04,404 रुपये आ रहे हैं। 4,404 रुपये मेरे टेलीफोन के एक्सपेंसेस थे और 1 लाख मेरे ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस थे। अब जो मुझे फैमिली से कंट्रीब्यूशन मिली है वो है जी 1.5 लाख। अब दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी, दोबारा ऊपर जाकर देखता हूँ जी टोटल एक्सपेंसेस में, तो ये देखें पर्सनल एक्सपेंसेस और जो मेरी टोटल अमाउंट है वो नेगेटिव में चली गई है। मुझे 1.5 लाख मिला है और उसमें से मैंने 1,04,404 रुपये खर्च किए हैं। 45,596 मेरे पास सरप्लस में पड़ा हुआ है। तो इतनी अमाउंट से ऑटोमेटिकली जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड, वो बढ़ जाएगा। तो जी आपके एक्सपेंसेस जो है ये माइनस में चले गए हैं। और आपके एक्सपेंसेस माइनस में इस वजह से गए हैं कि जो आपको पैसे मिले हैं फैमिली मेंबर से वो ज़्यादा थे और जो आपने पैसे खर्चे हैं वो कम है। तो ये जो 45,596 है इससे आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं बढ़े, ये पैसे आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। तो ये जी मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं ये ओके हो गए। इसके बाद हम जाएंगे जी पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़ पे। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के नीचे जो आ रहा है पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़ वाले टैब पे ले जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आ रहा है डिस्क्रिप्शन कोड अमाउंट। आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न के पार्ट में भी, एक्सपेंसेस में भी और अभी पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़ में भी यही क्राइटेरिया आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है जी मेरे पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, उसकी डिटेल आपने इधर मेंशन कर देनी है। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपके नाम पे कोई एकड़ है, कोई कनाल्स हैं, कोई वीघा है, व्हाट्सएवर जो भी है, उसकी डिटेल आपने इधर ऐड कर देनी है। आप सपोज कर लें कि हमारे नाम पे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए जो प्लस का साइन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने प्लस का साइन पे क्लिक किया, एज इट इज़ आपसे वो फर्दर डिटेल मांग रहा है। जैसे हमने कैश विड्रॉल के केस में देखी, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है प्रॉपर्टी और नीचे आ रहा है एड्रेस। तो आपकी ज़मीन का जो एड्रेस है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी कॉन्टेंट्स। तो कॉन्टेंट्स पे क्लिक करता हूँ। आगे आपने बताना है कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चरल है, हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, व्हाट्सएवर। एरिया आ जाएगा, सिटी आ जाएगी। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के केस में आपने क्या बताना है, आपने सबसे पहले तो बताना है उसका एड्रेस, किस गांव में है, किस मौजा में है, क्या खेवट नंबर है, क्या खतूनी नंबर है उसका। उसके बाद आपने बताना है कितने एकड़ है या कितने कनाल है, और उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट बता देना या सिटी बता देनी है। तो जी एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। तो एड्रेस ऐड करने के लिए जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इस कॉलम में क्लिक करूंगा और जहां हमारी लैंड लोकेट कर रही है एग्रीकल्चरल लैंड, उसका एड्रेस लिख दूंगा जी। अच्छा जी, ये मेरा प्रॉपर्टी का एड्रेस आ गया। नीचे कंटेंट्स पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, आप वो पूछा है कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, हमारे केस में एग्रीकल्चरल है, तो एग्री लैंड लिख देता हूँ। आगे आपने एरिया लिख देना है, तो मैं सपोज करें 74 के नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना है, तो तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देता हूँ जी। अच्छा जी, ये मेरी प्रॉपर्टी का एड्रेस आ गया, कंप्लीट एड्रेस आ गया, साथ में मैंने बता दिया खेवट नंबर, खतूनी नंबर, व्हाट्सएवर। कॉन्टेंट्स में मैं बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड है, कितने कनाल की है वो आ गया जी, तहसील आ गई मेरी और डिस्ट्रिक्ट आ गया। इसके बाद सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ जी, तो ये देखें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के नीचे मेरी एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई। ये देखें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और नीचे कंप्लीट एड्रेस आ रहा है उसका। तो जी इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ जी एक दफ़ा। जैसे ही कैलकुलेट किया साथ में सेव भी हो गया। अब ये कह रहा है अमाउंट के नीचे वैल्यू आ रही है मेरी 0। तो जितने की आपने लैंड खरीदी हुई है आप उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। आप सपोज कर लें कि ये हमने खरीदी थी 25 लाख की, तो 25 लाख ऐड कर देता हूँ। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी, तो ये देखें ये सब हेडिंग थी और ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की टोटल हेडिंग है उसमें मेरी वैल्यू आ गई 25 लाख। नीचे भी 25 लाख आ गया, ऊपर भी 25 लाख आ गया। प्रॉपर्टी की वैल्यू आप कहाँ से देख सकते हैं, जो आपकी रजिस्ट्री होगी ना उसके ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही होगी। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपको प्रॉपर्टी थ्रू सक्सेशन या थ्रू इनहेरिटेंस मिली हो। सपोज कर लें कि आपके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी थी, एग्रीकल्चर लैंड थी आपके फादर के नाम पे, आपके फादर की डेथ हो गई, उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा और प्रॉपर्टी जो भी उनके लीगल एयर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगी। तो उस केस में हमें प्रॉपर्टी को कैसे ऐड करना है तो वो देख लेते हैं। तो जी एग्रीकल्चर लैंड को दोबारा ऐड करने के लिए दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले वो कह रहा है जी प्रॉपर्टी और एड्रेस, तो एड्रेस ऐड कर लेता हूँ जी जहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सिचुएट कर रही है। गाँव का नेम, मौजा का नेम, खेवट, खतूनी नेम, व्हाट्सएवर जो है वो ऐड कर लूँगा। एड्रेस आ गया, उसके बाद कॉन्टेंट्स पे जाऊँगा, एग्री लैंड लिख दें, कितने कनाल की है वो आ जाएगी जी, सपोज कर लें 10 कनाल्स है। उसके आगे तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नेम आ जाएगा, तो तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लिख लेता हूँ जी। अब इनहेरिटेंस के केस में आपने प्रॉपर्टी के कॉन्टेंट्स के लास्ट पे लिख देना है जी, ये देखिए डैश लगा के इनहेरिटेड, क्योंकि जो आपको प्रॉपर्टी विरासत में मिली है उस पर आपने कोई भी कॉस्ट बियर नहीं की। जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में 0 आएगी, तो इनहेरिटेड लिख दें जी। तो ये देखें
कॉन्टैक्ट्स में मैंने एग्रीकल्चर लैंड लिख दिया, उसका मेजरमेंट एरिया लिख दिया 10 के नाल, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख दिया और लास्ट पे इनहेरिटेड लिख दिया। इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, पहले मेरी एक प्रॉपर्टी थी 2.5 मिलियन की, दूसरी प्रॉपर्टी मेरी इनहेरिटेड थी और उसकी वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि इसको अक्वायर करने के लिए मैंने कोई कॉस्ट पे नहीं की। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा, जिसके बाद आ रहा है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई फ्लैट है, कोई प्लॉट है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, कोई प्लाजा है, या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, व्हाट्सएवर, तो उसकी डिटेल इधर आएगी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल में। तो ये जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के आगे प्लस बना हुआ है, सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए प्रॉपर्टी और आगे कह रहा है एड्रेस। तो अगर आपका घर है तो घर का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, प्लॉट है तो प्लॉट का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। अब सपोज कर ले हमारे केस में प्लॉट है, तो प्लॉट लिख देता हूँ जी। तो जी मैंने प्लॉट का नंबर लिख दिया, स्ट्रीट नंबर लिख दिया, सोसाइटी का कौन सा फेज था वो लिख दिया और कौन सी सोसाइटी थी वो लिख दिया, मतलब कि एड्रेस का कंप्लीट नेम लिख दिया। अब सपोज कर लें हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, ABC सोसाइटी और ABC सेक्टर, जो भी आप लिख लें। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूंगा। अब कॉन्टैक्ट्स में वो पूछा है कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो इधर आप प्लॉट लिख दें या रेजिडेंशियल प्लॉट लिख दें। आगे एरिया लिख देंगे, एरिया हमारे केस में 5 मरला है, और लास्टली आपने सिटी लिख देनी है। तो जी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल ऐड कर लेता हूँ। तो जनाब मेरे पास प्लॉट था, प्लॉट की डिटेल ऐड कर दी और कॉन्टैक्ट्स में उसके पर्टिकुलर्स ऐड कर दिए कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, कितने मरला का है और कौन सा सिटी है। तो सिंपली दोबारा सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के नीचे एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। इसकी वैल्यू ऐड कर लेता हूँ जी, जितने का मैंने ये प्लॉट बाय किया था। अगेन कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, ये मेरा प्लॉट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने हाउस जो है सिलेक्ट करना है तो दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा। प्रॉपर्टी के टैब के नीचे आ रहा है एड्रेस, तो हाउस का एड्रेस लिख दूंगा जी। हाउस लिख दें, जो उसका एरिया वो आ जाएगा जी, और आगे सिटी आ जाएगी, तो सिटी लिख देता हूँ। एंड अगेन सबमिट पे क्लिक करूंगा और जितने का आपने घर बाय किया उसकी वैल्यू आ जाएगी। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे हमने एग्रीकल्चर लैंड में आपको बताया था कि अगर आपको लैंड थ्रू सक्सेशन या इनहेरिटेंस ट्रांसफर हो रही है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। एज इट इज़ आपको घर या प्लॉट या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई दुकान है, कोई प्लाजा है, वो भी आपको थ्रू, तो वो भी अगर आपको थ्रू सक्सेशन या इनहेरिटेंस ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी इधर 0 आएगी। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिखेंगे आप, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि उसको एक्वायर करने के लिए आपने कोई कॉस्ट बियर नहीं की। अच्छा जी, मैंने प्लॉट ऐड कर लिया, मैंने हाउस ऐड कर लिया। ऐसे ही अगर आपने कोई प्लाजा या कोई शॉप ऐड करनी है तो प्लस पे क्लिक करेंगे। जहां मैंने रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया था कंटेंट्स में, उधर आप शॉप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्दर नीचे चलता हूं जी। बिजनेस कैपिटल, हमने कोई बिजनेस किया ही नहीं है तो इस केस में हमारा बिजनेस कैपिटल नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है इक्विपमेंट नॉन बिजनेस। कोई आपके पास इक्विपमेंट है जो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा, तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल होती है आपकी ग्रास कटिंग मशीन। आमतौर पे लोगों ने ग्रास कटिंग मशीन रखी होती है घरों में, मैकेनिकल कह लें या मैनुअल कह लें। ऐसे ही मैकेनिकल लेडर आ जाएगी आपकी। तो ये जितने आपके छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस यूज में नहीं हो रहे, उसकी डिटेल आप इधर मेंशन कर सकते हैं, और इनकी जितनी वैल्यू होगी आप इधर मेंशन कर सकते हैं इस कॉलम में। अब ये देखें, इसके साथ प्लस का टैब नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इधर सिंपल आपने वैल्यू लिख देनी है। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है एनिमल नॉन बिजनेस। आपने कोई एनिमल्स रखे हुए जिनका आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे। अब इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आ सकती है, आपने गाय भैंसे 2-3 रखी हो सकती हैं घरेलू दूध के लिए, आपने कोई कुत्ता रखा हो सकता है, आपने कोई एक्सपेंसिव कैट रखी हो सकती है। तो अगर आपने कोई गाय भैंसे रखी हुई हैं, आपने कोई कैट या आपने कोई डॉग रखा हुआ है जो एक्सपेंसिव है, तो उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। आप सपोज कर लें कि हमने दूध के लिए एक गाय रखी हुई है, उसकी वैल्यू है 3.5 लाख, तो इस कॉलम में 3.5 लाख ऐड कर दूंगा जी। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो जी ये मेरी एनिमल नॉन बिजनेस की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट स्लैश एन्युटी स्लैश बॉन्ड स्लैश सर्टिफिकेट स्लैश डिबेंचर स्लैश डिपॉजिट स्लैश फंड स्लैश इंस्ट्रूमेंट स्लैश पॉलिसी स्लैश शेयर स्लैश स्टॉक स्लैश यूनिट एटसेट्रा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, स्टॉक्स में, डिबेंचर्स में, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, किसी इंस्ट्रूमेंट में है, किसी फंड में है, तो इसकी डिटेल आप इधर ऐड कर देंगे। अब ये देखें, इसके साथ प्लस का बटन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इधर आपने फर्दर डिटेल ऐड करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो उसकी डिटेल भी आपने इधर ऐड कर देनी है। जिस तरह हमने एडजस्टेबल टैक्स में टैक्स ऑन कैश विड्रॉल की डिटेल ऐड की थी, ऐसे ही हमने जो हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस था 30 जून 2025 को, उसकी डिटेल इधर ऐड कर देनी है। तो बैंक की डिटेल ऐड करने के लिए सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। तो एज इट इज वो पूछ रहा है आईबैन नंबर, जैसे उधर पूछ रहा था। और कॉन्टैक्ट्स में आपको पता है कि अकाउंट की टाइप पूछ रहा होगा, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, बैंक का नेम पूछ रहा होगा, ब्रांच का नेम और एड्रेस पूछ रहा होगा। तो जनाब इन्वेस्टमेंट वाले टैब में अपने बैंक का आईबैन लिख दूंगा।
ये जी मेरे बैंक का आईबैन आ गया। आप खाली अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं, आप पूरा आईबैन ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है। नीचे कॉन्टैक्ट्स में चलता हूँ जी। करंट अकाउंट था हमारे केस में, बैंक का नेम आ जाएगा, ब्रांच का नेम आ जाएगा जी, और लास्टली सिटी का नेम आ जाएगा। तो जी मेरा अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट की डिटेल्स आ गई, ब्रांच का एड्रेस आ गया। सिंपली उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अब ये देखें जी बैलेंस जीरो आ रहा है। तो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की हुई है, बैंक स्टेटमेंट ओपन करूंगा और जो उसमें 30 जून 2025 का बैलेंस आ रहा है वो देख के इधर लिख लूंगा। तो बैंक स्टेटमेंट देख लेता हूँ जी। तो ये मेरी बैंक स्टेटमेंट आ गई, बैंक अल-फलाह इस्लामिक है जी। मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ब्रांच आ रही होगी, अकाउंट का टाइटल, रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आईबैन नंबर, नेचर ऑफ द अकाउंट, ये देखें जी करंट अकाउंट है, करेंसी पीकेआर है, और डेट ऑफ अकाउंट ओपन 2021 है। तो जी एंड पे चलूंगा। तो ये देखें जी 30 जून 2025 और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 1,58,650। तो यही अमाउंट जाके वेल्थ स्टेटमेंट में पेश कर दूंगा जी। तो आईआरएस पे चलूंगा वापस, तो इस कॉलम में क्लिक करूंगा और 1,58,650 इधर पेश कर दूंगा। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी जो हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड की उधर अमाउंट आ गई, और ऊपर जो उसकी सब हेडिंग थी इन्वेस्टमेंट वाली उधर अमाउंट आ गई। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। आगे वो कह रहा है डेट नॉन बिजनेस एडवांस स्लैश डेट स्लैश डिपॉजिट स्लैश प्रीपेमेंट स्लैश रिसीवेबल स्लैश सिक्योरिटी। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, उसकी डिटेल भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। कोई आपने सिक्योरिटी दी हुई है, अगेंस्ट लोन है, अगेंस्ट गुड्स है, व्हाट्सएवर, आप उसकी डिटेल्स भी इधर ऐड कर सकते हैं। प्रीपेमेंट्स, अगर आपने प्लॉट एडवांस पे लिया हुआ है और उसके अगेंस्ट आपने अमाउंट एडवांस में पे की हुई है तो उसकी अमाउंट भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। एज इट इज़ इसके आगे भी प्लस का बटन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये टैब भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे एक्वायर करेगा। तो प्लस पे क्लिक करता हूँ जी। डेटर, डेटर CNSE स्लैश रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस बंदे को आपने लोन दिया हुआ है या जिस बंदे को आपने सिक्योरिटी दी हुई है या जिस बंदे को आपने प्री पेमेंट की हुई है उसका CNSE नंबर आ जाएगा। कंपनी के केस में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका एंट्री नंबर आ जाएगा। नीचे कॉन्टेंट्स में उसका नेम आ जाएगा, जो भी उसका नेम है। अब ये देखें जैसे इधर इन्होंने लिखा हुआ है, और टाइप ऑफ अकाउंट ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। एनटीएन और नेम लिखना है आपने जी, या जिस बंदे को आपने सिक्योरिटी दी हुई है या जिस बंदे को आपने प्री पेमेंट्स दी हुई है। तो जी हमारे केस में कोई भी डेटर नहीं है तो इसको क्लोज कर दूंगा। ये कैंसिल का बटन बना हुआ है तो कैंसिल पे क्लिक करता हूँ जी। मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, जो भी आपके नाम पे व्हीकल्स होंगी उनकी डिटेल इधर आ जाएगी, चाहे वो बाइक है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे कोई वैन है, व्हाट्सएवर। तो जो भी आपके पास बाइक, गाड़ी या वैन होगी जो आपके पर्सनल यूज़ में आ रही होंगी उनकी आप डिटेल्स इधर ऐड कर देंगे। तो मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस के आगे प्लस का बटन बना हुआ है, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले वो कह रहा है व्हीकल के नीचे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपकी गाड़ी का या जो आपकी बाइक का कंप्लीट नंबर होगा वो आप मेंशन कर देंगे। तो जनाब अपनी बाइक का नंबर लिख लेता हूँ, ये मैंने बाइक का नंबर लिख दिया। उसके बाद कॉन्टेंट्स पे क्लिक करूंगा। इधर वो कह रहा है प्राइवेट है या कमर्शियल, मेक, मॉडल, इंजन कैपेसिटी। अब मेरे पास है जी होंडा CD70, तो आप क्या लिखेंगे जी CD70 और आगे कंपनी का नेम लिख देंगे। तो इधर जी होंडा लिख दूंगा। तो ये देखिए जी व्हीकल में मैंने बाइक का नंबर लिख दिया और कॉन्टेंट्स में मैंने लिख दिया जी कौन सी मेरे पास बाइक थी, CD70 और कंपनी का नेम होंडा है। ऐसी अगर मेरे पास गाड़ी होती तो गाड़ी का नंबर लिख देता, नीचे कितने सीसी की गाड़ी है, 1300 सीसी है, 1600 सीसी है, 1000 सीसी है, सीसी लिख देता। आगे कौन सी गाड़ी है, वैगनार है, स्विफ्ट है, यारिस है, व्हाट्सएवर, गाड़ी का मॉडल लिख देता और सिंपली आगे कंपनी आ जाती, होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, व्हाट्सएवर। तो जनाब ये मेरी बाइक की डिटेल आ गई। इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें मोटर व्हीकल के टैब के नीचे एक सब हेडिंग ऐड हो गई। अब इधर बाइक की जो वैल्यू है वो ऐड कर दूंगा। तो ये बाइक मैंने खरीदी थी जी 83,500 की, तो 83,500 लिख दिया। इसके बाद दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो जी ये मेरी मोटर व्हीकल ऐड हो गई। अच्छा जी उसके बाद वो कह रहा है प्रीशियस पोजेशन। प्रीशियस पोजेशन में यूजली आपके जेमस्टोन्स, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, तो उसकी डिटेल आप इधर ऐड कर देंगे। तो प्रीशियस पोजेशन की डिटेल ऐड करने के लिए सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ एसेट, इधर आप लिख देंगे ज्वेलरी। कॉन्टेंट्स, अब ये देखें उसने एग्जाम्पल दी हुई है EG गोल्ड 10 ग्राम। तो अगर आपके पास तोला में है तो आप लिख देंगे गोल्ड 10 तोला, 15 तोला, व्हाट्सएवर। तो जी मैं लिख देता हूँ जी गोल्ड 10 तोला। एज इट इज़ इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें प्रीशियस पोजेशन के नीचे एक सब हेडिंग जो है वो ऐड हो गई। इधर जो आपने गोल्ड बाय किया है उसकी वैल्यू लिख देंगे। अच्छा जी अब हमारे केस में गोल्ड हमने बाय नहीं किया। अब ये गोल्ड हमें मिला है शादी पे, ससुराल की तरफ से जो आपको गोल्ड मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपने तो उसकी कोई कॉस्ट बियर नहीं ना की।
तो इस केस में जो हमने 10 तोला ऐड किया है, इसके आगे हम लिखेंगे डोरी। तो ये डस्टबिन के साथ ये पेंसिल का बटन बना हुआ है। जैसे ही मैं पेंसिल का बटन क्लिक करूंगा, जो मैंने डिटेल्स एंटर की थी वो दोबारा से एडिटेबल फॉर्म में ओपन हो जाएंगी। तो पेंसिल पे क्लिक करता हूँ जी। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना गोल्ड 10 तोला, इसके आगे डैश ऐड करूंगा और आगे लिख दूंगा जी डोरी। डोरी से मुराद है जी जहेज। दोबारा सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जी, ज्वेलरी गोल्ड 10 तोला डोरी। कैलकुलेट कर लेता हूं जी। तो ये मेरी डिटेल सेव हो गई है। उसके बाद आ रहा है जी हाउस होल्ड इफेक्ट। हाउस होल्ड इफेक्ट में आपके जितने भी घरेलू आइटम्स हैं, आपका हाउस होल्ड फर्नीचर है, आपकी किचन की आइटम्स हैं, आपकी डिशेज हैं, इसके अलावा आपकी जो पर्सनल आइटम्स हैं वो इधर आ जाएंगी। एंड व्हाट्सएवर जो भी आपकी फर्निशिंग वाली आइटम्स हैं वो इधर आ जाएंगे जी। आप सपोज कर लें जो हमारे घर में फर्नीचर है और किचन सेट है, उसकी वैल्यू है तकरीबन जी 4.5-5 लाख। तो इधर वैल्यू लिख लेता हूँ जी। सपोज कर लें 5 लाख है तो 5 लाख लिख दूंगा। कैलकुलेट करूंगा जी। आपने कैलकुलेट साथ साथ करते जाना है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे और आपकी लाइट चली गई या इंटरनेट चला गया तो ये प्रोसेस सेव नहीं होगा। अब जैसे जैसे मैं साथ साथ कैलकुलेट करता जा रहा हूँ, मेरा फॉर्म यहाँ तक सेव है। इवन तो अगर मेरी लाइट चली भी जाएगी तो मेरा प्रोसेस सेव ही रहेगा। पर्सनल आइटम, पर्सनल आइटम्स में आपका मोबाइल आ जाएगा, आपका लैपटॉप आ जाएगा, एयरपॉड्स, एयरबड्स, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी जी। तो सपोज कर लें कि हमारे केस में जो लैपटॉप है और सेल फोन है उसकी वैल्यू है 3.5 लाख और इधर प्लस का बटन नहीं है। अब प्लस से मुराद है कि ये फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा और इधर प्लस नहीं है, तो इधर सिंपली ये जो बॉक्स बना हुआ है इधर क्लिक करके सिंपली वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो जनाब 3.5 लाख लिख लेता हूँ। तो ये मेरी पर्सनल आइटम्स की वैल्यू आ गई। कैश नॉन बिजनेस, सारे एक्सपेंसेस निकाल के आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है तो उस कैश की वैल्यू आप इधर मेंशन कर देंगे। आप सपोज कर लें हमारे केस में था जी 5,60,000, तो 5,60,000 लिख लूंगा जी। कैलकुलेट कर लिया। फर्दर नीचे चलूंगा। एनी अदर एसेट्स, अच्छा जी अगर कोई एसेट छूट गया है जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रहा, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, डेट है आपका, आपकी इन्वेस्टमेंट है, प्रीशियस पोजेशन है, व्हीकल है, व्हाट्सएवर, अगर वो उधर नहीं आ रहा तो आप इधर ऐड कर देंगे। अब एनी अदर एसेट में क्या आएगा? आप सपोज कर लें कि आपने किसी सोसाइटी में प्लॉट लिया हुआ है और आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो आप इधर उसकी डिटेल ऐड कर देंगे जी। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब सपोज कर लें कि मैंने एक सोसाइटी में प्लॉट लिया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा जी, कॉन्टैक्ट्स में मैं पूरी डिटेल ऐड कर दूंगा। 5 मरला प्लॉट, आगे जो सोसाइटी का नेम है वो ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने जनाब प्लॉट की डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी कि 5 मरला है, सोसाइटी का नेम ऐड कर दिया और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा जी, जो अब मैंने डिटेल ऐड किया है, 5 मरला प्लॉट, आगे सोसाइटी का नेम, अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट। तो ये पेंसिल पे क्लिक करूंगा। ये जो मैंने लिखा है 5 मरला प्लॉट, इसके आगे मैं लिख देता हूँ जी ऑन इंस्टॉलमेंट। इसके बाद दोबारा सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, ये थोड़ी सी नरेशन अब ठीक लग रही है। 5 मरला प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट और आगे सोसाइटी का नेम आ जाएगा। कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा जी, अब मैं जितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर चुका हूँ उसकी अमाउंट इधर लिख दूंगा। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, जो मेरे एनी अदर एसेट्स हैं उनकी डिटेल इधर आ गई। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है एसेट्स हेल्ड ऑन अदर्स नेम इंक्लूडिंग नॉन फाइलर स्पाउस स्लैश डिपेंडेंट्स। आपके कोई ऐसे एसेट्स हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स के नेम पे हों। सपोज कर लें आपने कोई प्लॉट ले लिया अपनी वाइफ के नाम पे और आप उनके भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को घर ले दिए, आप उनके भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आप इधर ऐड करेंगे। तो एज इट इज़ उसकी वैल्यू ऐड करने के लिए और उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए ये प्लस का बटन बना हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। जो आपका डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं या आपके भाई बहन है या आपके फादर हैं, व्हाट्सएवर, उनका CNSC आ जाएगा, कॉन्टेंट्स में उनका नेम आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उन एसेट्स की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जो आपने उनके नाम पे खरीदे हुए। तो सिंपली इसको कैंसिल करता हूँ जी। हमारे केस में हमने कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जो हमने अपनी स्पाउस की और अपने डिपेंडेंट्स के नाम पे खरीदा हो। कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। तो ये आ रहा है जी टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने भी मेरे एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बन रही है जी 90,72,150। आगे आ रहा है जी एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान। आपके पाकिस्तान के बाहर भी कोई एसेट्स हैं। आप फर्स्ट कर लें कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई बंदा मुल्क से बाहर रहता है, तो आपको पता है मुल्क के बाहर उसके बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, उसने कैश में भी रखा हो सकता है अमाउंट। तो उसके लिए सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट्स में सारी डिटेल ऐड कर देंगे। आप बता देंगे जी कि कैश एंड बैंक बैलेंस है। इसके अलावा अगर आपका कोई घर भी है तो दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे और आप अपनी फॉरेन प्रॉपर्टी की डिटेल इधर ऐड कर देंगे जी। तो हमारे केस में कोई नहीं है तो कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। कैपिटल आर वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी, अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उसकी डिटेल आप इधर ऐड कर देंगे। तो एज इट इज डिटेल ऐड करने के लिए ये प्लस का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा। जो कंपनी है जी, फॉरेन कंपनी है जिसमें आपने शेयर्स रखे हुए हैं, उसका नेम आ जाएगा, उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाएगा, कंट्री आ जाएगी किस कंट्री में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा,
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेलेक्ट करने के लिए आप ये कैलेंडर पे क्लिक कर सकते हैं जी। शेयर, कितने परसेंट शेयर हैं जी उस कंपनी में आपके। इनकम डिक्लेयर्ड, उस कंपनी ने अपनी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कितनी इनकम डिक्लेयर की। अब सपोज कर लें आपने एक कंपनी यूएई में बना ली है, तो इस कंपनी ने यूएई में अपनी इनकम कितनी डिक्लेयर की है। और इनकम ईयर स्लैश टैक्स ईयर, कौन सा टैक्स ईयर है उसका जी, उसके लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इधर से टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यूजली जो हमारा टैक्स ईयर है वो सेम ही होता है। तो जी हमारी किसी भी फॉरेन कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जनाब कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान 90 लाख है और टोटल एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान कुछ नहीं आ रहे। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, और ये देखें जी टोटल एसेट्स, मेरे जो टोटल एसेट्स हैं जी वो 90 लाख के आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है जी क्रेडिट नॉन बिजनेस, एडवांस, बोरिंग, क्रेडिट, डिपॉजिट, लोन, मॉर्गेज, ओवरड्राफ्ट पेबल। अगर आपने किसी बंदे से लोन लिया हुआ है या किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल आपने इधर मेंशन कर देनी है। तो जो 30 जून 2025 को जो बैलेंस पेबल होगा उसकी आपने डिटेल ऐड कर देनी। अब ये भी तो हो सकता है ना, आपने अपनी कंपनी से लोन लिया हो, आपने गाड़ी लीज पे ली हो, आपने कोई घर लीज पे लिया हो, तो उसकी आप डिटेल इधर ऐड कर देंगे। तो प्लस पे क्लिक करूंगा जी। क्रेडिटर सीएनएससी स्लैश रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने किसी फैमिली मेंबर से या वैसे किसी बंदे से लोन लिया हुआ है तो उसका सीएनएससी नंबर आ जाएगा। किसी कंपनी से लोन लिया हुआ है या किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर या उसका एनटीएन लिख देंगे आप। अब सपोज कर लें कि मैंने बैंक अल्फला से लोन लिया हुआ है, तो प्लस पे क्लिक करूंगा, गूगल पे जाके सर्च करूंगा जी बैंक अल्फला एनटीएन। तो ये देखें ये एनटीएन नंबर आ रहा है बैंक अल्फला का 0698202/6। इसे कॉपी करूंगा, वापिस चलता हूँ जी आरएस पे, और ये क्रेडिटर सीएनएससी स्लैश रजिस्ट्रेशन नंबर में ये एनटीएन पेज कर दूंगा। कॉन्टेंट्स में जनाब वो पूछ रहा है क्रेडिटर का नेम, तो अगर बैंक का लोन लिया हुआ तो बैंक का नेम, ब्रांच का नेम आ जाएगा और लोन की टाइप आ जाएगी, हाउस लोन है, कार लोन है, व्हाट्सएवर, तो उसकी डिटेल आप इधर ऐड कर देंगे। तो सपोज कर ले मैं लिख देता हूँ जी। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। तो जो लोन है उसकी अमाउंट ऐड कर दूंगा। अब फर्ज करें हमारे केस में जो लोन है 5 लाख है, तो 5 लाख लिख देता हूँ जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखें एक सब हेडिंग ऐड हो गई जिसमें हमने जो बैंक है उसका एंट्री लिख दिया, बैंक का नेम आ गया, लोन की टाइप आ गई, और ऊपर जो आपकी हेडिंग है उधर उसकी अमाउंट आ गई 5 लाख, नीचे भी 5 लाख आ रहा है और उधर हेडिंग में भी 5 लाख आ रहा है। फॉरेन लाइबिलिटीज, अगर आपने कोई फॉरेन लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, ये बॉक्स बना हुआ है, इधर सिंपली आप अमाउंट ऐड कर देंगे और इधर आपने पीकेआर में अमाउंट ऐड करनी है। टोटल लाइबिलिटीज 5 लाख की मेरी लाइबिलिटीज हैं और नेट एसेट्स करंट ईयर 85 लाख। तो नेट एसेट से मुराद है आपका एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 90 लाख के मेरे एसेट्स थे, 5 लाख की मेरी लाइबिलिटीज थी, तो नेट एसेट्स मेरे हो गए जनाब 85 लाख। तो यहां तक जो मेरे एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जनाब ऊपर चलता हूँ, ऊपर जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप ऊपर जा सकते हैं और वैसे भी आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं। तो ऊपर चलता हूँ जी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी सबसे पहले, एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी हुई थी 25 लाख की, वो मैंने ऐड कर ली। इसके अलावा मुझे एक प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस मिली, उसकी वैल्यू 0 आ गई। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की ग्रॉस वैल्यू आ गई मेरे पास 25 लाख। उसके बाद जनाब कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मेरे पास एक घर था और एक प्लॉट था। घर की वैल्यू मैंने ऐड कर ली 20 लाख और प्लॉट मैंने ऐड कर लिया जी 15 लाख का। फर्दर नीचे चलूंगा, बिजनेस कैपिटल मेरा कोई नहीं था जी आ रहा। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस मेरे पास कुछ नहीं था पड़ा हुआ। एनिमल नॉन बिजनेस मेरे पास एक गाय थी, उसकी वैल्यू मैंने ऐड कर दी 3.5 लाख। इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट, एनुटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट, फंड, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी, शेयर, स्टॉक, यूनिट एक्सेट्रा। तो इधर सिर्फ मेरे पास अकाउंट था, जो मेरा बैंक अकाउंट था उसका मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया, अकाउंट की टाइप लिख दी करंट अकाउंट, बैंक का नेम आ गया और बैंक का एड्रेस आ गया और सिटी आ गई। तो जो मेरा 30 जून 2025 को क्लोजिंग बैलेंस था वो मैंने लिख दिया 1,58,650 रुपये। डेट, कोई भी एडवांस नहीं था, कोई भी डिपॉजिट नहीं मैंने दिया हुआ, कोई भी प्रीपेमेंट्स नहीं है और कोई भी रिसीवेबल नहीं है जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, तो मेरे पास एक बाइक थी, बाइक का मैंने नंबर ऐड कर दिया, उसकी सीसी ऐड कर दी और कंपनी का नेम ऐड कर दिया, CD70 होंडा 83,500। प्रीशियस पोजेशन, हमें गोल्ड मिला था शादी पे जहेज के तौर पे, तो हमने ऐड कर दिया जी ज्वेलरी, गोल्ड 10 तोला और डोरी। और क्योंकि हमने कोई कॉस्ट इंकर नहीं की इस वजह से गोल्ड की वैल्यू 0 रुपीज़ आ रही है। हाउस होल्ड इफेक्ट, जो हमारे पास घर में फर्नीचर था, कोई किचन की आइटम्स थी, उसकी वैल्यू आ रही है तकरीबन 5 लाख, तो 5 लाख ऐड कर लिया। पर्सनल आइटम्स में आपका लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, इसकी वैल्यू 3.5 लाख आ रही है। कैश नॉन बिजनेस, जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है जनाब, उसकी वैल्यू आ रही है 5,60,000। एनी अदर एसेट्स, हमने एक प्लॉट लिया हुआ था किस्तों पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी जी। फर्दर नीचे चलूंगा, एसेट्स हेल्ड ऑन अदर्स नेम, मैंने अपनी बीवी के नाम पे या अपने बच्चों के या अपने घर वालों के नाम पे कोई एसेट नहीं खरीदा हुआ, तो इसलिए हमने ऐड नहीं किया। टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान आ गए जी 90 लाख। एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान कोई नहीं आ रहे।
हमने किसी भी फॉरेन कंपनी में कोई शेयर नहीं खरीदा हुआ, इसलिए हमने नहीं ऐड किया। टोटल एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान 0 आ रहे हैं जी। टोटल एसेट्स 90 लाख के आगे, फर्दर नीचे चलूंगा। क्रेडिट नॉन बिजनेस एडवांस स्लैश बोरिंग स्लैश क्रेडिट स्लैश डिपॉजिट लोन मॉर्गेज ओवरड्राफ्ट। तो हमने जनाब गाड़ी के अगेंस्ट बैंक से लोन लिया हुआ था, तो बैंक का हमने एनटीएन ऐड कर दिया, बैंक का नेम आ गया और लोन की टाइप आ गई, जैसे हमारे केस में जी कार लोन, और उसकी हमने अमाउंट ऐड कर दी। टोटल लाइबिलिटीज हमारे पास 5 लाख थी, फॉरेन लाइबिलिटी कोई नहीं थी, और नेट एसेट्स हमारे आ गए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 85 लाख के जी। तो जी ये मेरे पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं चलूंगा रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। तो रिकंसिलिएशन पे चलता हूँ, नीचे चलूंगा जी। नेट एसेट्स करंट ईयर, नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हमारे पास ही 85 लाख। नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर कुछ नहीं आ रहे। अब नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर क्यों नहीं आ रहे? नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि इस पर्सन की प्रीवियस ईयर की रिटर्न सबमिट नहीं है। इसकी हम पहली रिटर्न सबमिट कर रहे हैं 2025 की। अगर इसने 2024 की रिटर्न सबमिट की होती तो इसके 2024 के जो नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर हैं वो इधर आ रहे होते, ऑटोमेटिकली अपीयर हो रहे होते। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक और रिटर्न के। इनफ्लोज, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, कोई हमारी इनकम नहीं है। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कोई हमारी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, कोई सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स नहीं है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। एडजस्टमेंट इन इनफ्लोज, इसको आप रहने दें जी। फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस से मुराद है अगर आपका कोई पेरेंट्स हैं, आपका कोई भाई है, आपका कोई हस्बैंड है जो बरूने मुल्क रहते हैं और अब बरूने मुल्क से आपको पेमेंट भेजते हैं। इसमें दो मेथड हैं। एक तो यह है कि वो अपने फॉरेन अकाउंट से आपके पीकेआर अकाउंट में पेमेंट लगवा सकते हैं। दूसरा यह है कि आपके जो करेंसी एक्सचेंज वाले वेस्टर्न यूनियन है, रिया है, व्हाट्सएवर, जो भी आपके ये जो सेकेंडरी डीलर्स हैं, इनके थ्रू भी जो है वो पेमेंट भेज सकते हैं पाकिस्तान में। तो अगर आपके अकाउंट में कोई डायरेक्ट पेमेंट लग रही है या आपको थ्रू वेस्टर्न यूनियन या रिया वगैरह कोई पेमेंट आ रही है तो उसकी अमाउंट आप इधर मेंशन कर देंगे जी। अगर आपके अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंस आ रही है तो आपको फॉरेन रेमिटेंस का सर्टिफिकेट भी रिसीव हो जाता है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे लगते हैं तो आपको EPRC प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसके अलावा आप बैंक को भी कह सकते हैं जी कि हमें प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। उसमें पूरे साल की जितनी भी आपको अमाउंट्स बाई से रिसीव हो रही होती हैं उसकी डिटेल आ रही होती है। तो मैं आपको PRC दिखा देता हूँ जी एक। तो जी ये मेरे पास एक प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसको PRC कहते हैं वो आ रहा है। मुझे जी बाहर से पैसे आए थे, बैंक का नेम आ गया, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल, PRC का नंबर, PRC की डेट आ गई। फर्दर नीचे चलूंगा जी। रेमिटेंस डिटेल, जिस बंदे ने पैसे भेजे उसका नेम आ गया, उसका नाइकॉप CNIC POC नहीं होगा अगर वो फॉरनर है, उसके बैंक का नंबर आ गया। नेम ऑफ रेमिटिंग इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक से वो पैसे भेज रहा है, अगर फॉरनर बैंक है तो उसका नेम आ जाएगा। नेम ऑफ कंट्री, कंट्री कोड एज पर ITRS, जिस कंट्री से वो पैसे भेज रहा है और उसका कंट्री कोड क्या है जी। ITRS आपका जनाब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर को डिफाइन करता है। तो ये हर कंट्री का जो है सेपरेट होगा। जिस तरह आपके मोबाइल नंबर के कोड सेपरेट होते हैं ना, +92 पाकिस्तान के लिए, +91 इंडिया के लिए, व्हाट्सएवर, तो ऐसे ही जो ITRS है वो भी डिफाइन होते हैं। बेनिफिशरीज डिटेल, बेनिफिशरीज डिटेल में आपकी डिटेल आ रही होगी, नेम आ जाएगा, CNIC बैंक का नेम आ जाएगा और अकाउंट नंबर आ जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी हैव रिसीव्ड रेमिटेंस बाय द ऑर्डर ऑफ द अबव मेंशन्ड रेमिटर and have paid the equivalent Pak rupees to the beneficiary as per the detail given below। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि above mentioned remitter से हमें अमाउंट रिसीव हुई है और आगे वो कह रहा है कि हमने वो अमाउंट को PKR में कन्वर्ट करके बेनिफिशियरी को दे दी है। ट्रांजैक्शन डिटेल, डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, किस डेट को पैसे रिसीव हो गए, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, रेमिटेंस की अमाउंट आ गई फॉरेन करेंसी में, रेट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन PKR अमाउंट आ जाएगी, पर्पज ऑफ रेमिटेंस, होम रेमिटेंस आ गया, पर्पज कोड एज पर ITRS 0401 और ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर आ जाएगा। और नीचे वो बता रहा है जी कि दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट, नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से भी आइडिया लगा सकते हैं, जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस होगी उसके आगे रेमिटेंस लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आप PRC बैंक से भी ले सकते हैं और जब आपकी कोई फॉरेन रेमिटेंस लगती है तो आपको ईमेल भी आ जाती है, तो उधर से भी आप जो है फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट जो है वो देख सकते हैं। अब ये अमाउंट हमारे केस में 8500 है। तो वापिस चलता हूँ अपनी रिटर्न में। तो ये जो फॉरेन रेमिटेंस वाला कॉलम है इसके आगे ये जो अमाउंट वाला कॉलम है, इधर क्लिक करूंगा और इधर 8500 लिख दूंगा। इनहेरिटेंस, अगर इनहेरिटेंस में हमें कोई चीज़ मिलती भी तो उसकी वैल्यू 0 आ रही होती थी। गिफ्ट, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल गया है तो उसकी वैल्यू आप इधर मेंशन कर देंगे। सपोज कर लें कि आपके फादर ने आपको 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो आप 50 लाख रुपए इधर मेंशन करेंगे और दूसरी साइड पे 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। आपके फादर ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। सपोज कर लें वो प्रॉपर्टी आपके फादर ने परचेज की थी 50 लाख रुपए और उन्होंने अपने रिटर्न में भी वो डिक्लेयर की थी। जब वो गिफ्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आप इधर लिख देंगे जी 50 लाख, डिटेल भी लिख देंगे साथ में उसकी, और दूसरी साइड में आपके पर्सनल एसेट्स में आ रहा होगा। तो गिफ्ट की डिटेल देने के लिए ये आगे प्लस का बटन बना हुआ है, तो प्लस पे क्लिक करता हूँ जी। ये देखें जी, कौन गिफ्ट दे रहा है।
जो गिफ्ट दे रहा है उसका सीएनएससी आ जाएगा। इसके बाद कंटेंट पे क्लिक करूंगा, नेम आ जाएगी, कौन गिफ्ट दे रहा है, और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, कैश आया है जी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, किस चीज़ का गिफ्ट दिया है, तो उसकी नरेशन आ जाएगी। तुम्हारे केस में कोई गिफ्ट नहीं है तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करूंगा। आगे आ रहा है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सपोज कर लें आपने कोई गाड़ी बेच दी है, बाइक बेच दी है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट बेच दिए हैं, पर्सनल आइटम बेच दिए हैं, तो उनको बेचने पे जो गेन आएगा उसकी अमाउंट आप इधर लिख देंगे। और ये उसने बकायदा लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेल करने के अलावा जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचने पे जो भी गेन आएगा उसकी डिटेल आप इधर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके शेयर्स वगैरह हैं, उनको बेचने पे जो गेन आ रहा होगा वो आपका कैपिटल गेन में ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा जी। फर्दर आ रहा है जी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स बिल्डर्स स्लैश डेवलपर्स, तो ये स्पेसिफिकली बिल्डर्स स्लैश डेवलपर्स के लिए है जी। अदर्स, कोई और आपको रिसीट आ रही है तो उसकी अमाउंट आप लिख देंगे। आप सपोज कर लें जैसे गवर्नमेंट गंदम के किसानों को 5-5 हज़ार रुपया दे रही है सपोर्ट प्राइस, तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे जी। CNIC स्लैश रजिस्ट्रेशन नंबर, इधर आप कुछ भी ना लिखें, डैश लिख दें जी। नीचे कॉन्टेंट्स में आप लिख दें जी गवर्नमेंट वीट सपोर्ट प्राइस व्हाट्सएवर, इस तरह करके आप कुछ भी लिख दें, और जितने आपको पैसे मिले हैं उसकी अमाउंट आप लिख देंगे जी। तो जी इधर आप लिख देंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वीट सपोर्ट प्राइस, तो इसे क्लोज कर देता हूँ जी, कैंसिल पे क्लिक करूंगा। डीम्ड इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर, इसको छोड़ दें जी, फर्दर नीचे चलूंगा। आउटफ्लोज, पर्सनल एक्सपेंसेस उसने पर्सनल एक्सपेंसेस वाली शीट से उठा लिए, और ये देखें ये नेगेटिव में आ रहे हैं, और आपको पता है ये नेगेटिव में इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन इन फैमिली एक्सपेंसेस वो ज़्यादा थे, वो 1,50,000 थे, और जो हमने एक्सपेंस इंकर किया वो था 1,04,404 रुपये। एडजस्टमेंट्स इन आउटफ्लोज, कोई आपने एडजस्टमेंट करनी है तो प्लस पे क्लिक करेंगे। कोई आपको लॉस हो गया, सपोज कर लें कि आग लग गई, या आपका मोबाइल गिर गया, या आग लग गई, फर्नीचर ज़ाया हो गया, या ज्वेलरी लॉस्ट हो गई, तो प्लस पे क्लिक करेंगे और उसके इधर पर्टिकुलर्स लिख देंगे जी। तो जी हमारे केस में कोई नहीं है तो कैंसिल पे क्लिक करूंगा। अगर आपके केस में होता तो आप पर्टिकुलर्स ऐड करते, प्लस पे क्लिक करते और इधर अमाउंट लिख देते। गिफ्ट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, कोई एसेट दे दी है, कोई आपने चेक दे दिया है किसी भी क्लोज रिलेटिव को, ब्लड रिलेटिव को, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों को, तो उसकी अमाउंट आपने इधर लिख देनी है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है तो प्रॉपर्टी आपके पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटी से निकल जाएगी और उसकी वैल्यू आप इधर लिख देंगे। और जो आपका ब्लड रिलेटिव है जब वो अपनी रिटर्न सबमिट करेगा तो उधर अपनी प्रॉपर्टी की अमाउंट जो है मेंशन कर देगा, या प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंशन कर देगा। अच्छा, जिसके बाद आ रहा है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। आपने कोई एसेट बेचा, सपोज कर लें आपने घर बेचा, उसकी वैल्यू थी 50 लाख, लेकिन आपने सेल किया जी 40 लाख का, तो जो 10 लाख का लॉस होगा वो इधर आप मेंशन कर देंगे। एज इट इज़ जो आपने गाड़ी है, गाड़ी सेल की है, सपोज कर ले खरीदी थी 20 लाख की, बेच रहे हैं आप 15 लाख की, तो 5 लाख का जो डिफरेंस है वो इधर ऐड कर देंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट बेचने पे लॉस आ गया वो इधर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट। अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट को बाद में देख लेते हैं। उसके बाद आ रहा है जी एसेट्स ट्रांसफर स्लैश सोल्ड स्लैश गिफ्टेड स्लैश डोनेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा जी, अगर आपने कोई एसेट डोनेट कर दिया है, गिफ्ट कर दिया, सोल्ड कर दिया है, तो उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। आमतौर पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हैं, कोई पैसे डोनेट कर रहे हैं किसी एनजीओ को, तो उसकी डिटेल इधर मेंशन कर देते हैं। और देखिए इसके साथ प्लस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड नहीं करेगा। अच्छा जी, ये जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट आ रही है इसको हमने करना है जीरो, और अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट हमारे केस में आ रही है 85 लाख, और ये 85 लाख इस वजह से आ रही है क्योंकि इस पर्सन ने प्रीवियस ईयर में रिटर्न सबमिट नहीं की। ये इसकी पहली रिटर्न है। अगर इसने प्रीवियस ईयर्स में रिटर्न सबमिट की होती तो ये जो नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर है इधर इसकी वैल्यू आ रही होती। तो हमने इसको जीरो करना है, और इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे जी, इसको कॉपी करूंगा और ये जो आपके पास आ रहा है नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, इधर जाके इस अमाउंट को पेस्ट कर दूंगा। तो इधर पेस्ट करता हूं जी। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, फर्दर नीचे चलूंगा जी। तो ये देखें अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट मेरी जीरो आ गई। जब तक आपकी ये अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो नहीं होगी आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट नहीं होगी। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको वेल्थ स्टेटमेंट दिखा दी ऐसे इंडिविजुअल की जिसने पहली दफ़ा जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट की है। अब मैं आपको ऐसे बंदे की भी 2025 की रिटर्न दिखा देता हूँ जिसने लास्ट ईयर में रिटर्न सबमिट की हुई है और उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स आ रहे हैं। तो जी ऐसे बंदे की भी रिटर्न देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये ऐसे बंदे की मैंने टैक्स रिटर्न ओपन कर लिया 2025 की जिसने प्रायर ईयर में रिटर्न सबमिट की है। तो ये देखें नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उठा दिए। अगर मैं इसको जीरो भी कर दूंगा तो ये सिस्टम दोबारा उतनी ही वैल्यू के एसेट्स ले आएगी। अगर मैं दोबारा कैलकुलेट करूं तो ये देखें उतनी ही वैल्यू के नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर वापस आ जाएंगे। सिस्टम इसको चेंज ही नहीं करने देगा अनटिल एंड अनलेस आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ना रिवाइज कर दें। तो ये देखें जी नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आ रहे हैं,
इसके बाद हम पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज पे चलते हैं। तो पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज पे चलूंगा जी। तो ये देखें जी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आ रही है, इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ रही है, प्लॉट आ रहा है, एक बैंक अकाउंट आ रहा है, फर्दर नीचे चलूंगा, एक बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, ज्वेलरी आ रही है जी, प्रोविडेंट फंड आ रहा है, और ये क्रेडिट में आपका क्रेडिट कार्ड जो है उसकी अमाउंट पेबल आ रही है। आप सपोज कर लें कि इस केस में कोई हमने बिजनेस एक्टिविटी नहीं की, कोई हमारी इनकम नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। तो पर्सनल एक्सपेंसेस पे चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हुए थे वो एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं। हमारे केस में एक्सपेंसेस थे 1,04,404 रुपये। कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी। और कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स, अगर आपने लिखना है तो लिख लें, चलें जी लिख लेते हैं इसको भी, 1.5 लाख। कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, ऊपर चलता हूं जी। तो ये 45,596 मेरे पास एक्सेस अमाउंट आ गई, मतलब कि एक्सपेंसेस मेरे नेगेटिव में आ रहे हैं। पर्सनल एसेट्स पे चलूंगा तो जी अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस अपडेट कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट का बैलेंस था हमारे केस में 1,50,658, 1,50,658। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, फर्दर नीचे चलूंगा जी। आप सपोज कर लें कि क्रेडिट कार्ड के केस में जो हमारा बिल पेबल आ रहा है वो आ रहा है जी 8,600 रुपये। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अब हमारे टोटल एसेट्स आ रहे हैं जी 12 मिलियन के, 1,28,00,000 के, लाइबिलिटी से 8600 की, और नेट एसेट्स मेरे आ गए जी 12 मिलियन और 798,411। दोबारा चलूंगा रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। तो जी नेट एसेट्स करंट ईयर आ रहे हैं मेरे पास 12,798,411, और जो नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर आ रहे थे, जो प्रीवियस ईयर मैंने रिटर्न सबमिट की और ये एसेट्स मेरे कैरी फॉरवर्ड हुए, वो आ रहे थे 13,558,099। इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन नेट एसेट्स, तो 60,59,000 से जो मेरे एसेट्स हैं वो कम हो गए। आपको पता है कि जो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस था वो 9 लाख समथिंग था। अभी जब मेरा बैलेंस है क्लोजिंग तो 1 लाख समथिंग आ रहा है, 1,50,658 आ रहा है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। इनफ्लोज, इनकम मेरी कोई नहीं थी जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। एग्जाम्प्ट वाली इनकम कोई नहीं थी, फाइनल फिक्स वाली नहीं थी, एडजस्टमेंट कोई नहीं थी, फॉरेन रेमिटेंस थी मेरी 8500 की, तो 8500 लिख लेता हूँ जी। कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। कोई इनहेरिटेंस रिसीव नहीं हुई, कोई गिफ्ट नहीं रिसीव हुआ, कोई गेन नहीं आया ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई गेन नहीं आया ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, कोई इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स नहीं थी, अदर्स कोई इस तरह की अदर्स वाली एडजस्टमेंट नहीं थी जी, और डीम्ड इनकम कोई नहीं आ रही। फर्दर नीचे चलूंगा। आउटफ्लोज, पर्सनल एक्सपेंसेस मेरे नेगेटिव में आ रहे थे क्योंकि कंट्रीब्यूशन इन फैमिली एक्सपेंसेस मैंने डाला हुआ था। एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोज कोई नहीं आ रही, गिफ्ट कोई नहीं दिया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट बेचने पे हमें लॉस नहीं हुआ। अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट, अब 8,13,784 रुपये अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट आ रही है। अभी अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट इस वजह से आ रही है कि क्योंकि हमारा जो बैंक बैलेंस था वो तकरीबन 8 लाख से कम होकर 1.5 लाख हो गया, और दूसरा ये है कि 45,000 रुपये हमारे उधर से बच गए जो हमें कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स मिले। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या करना है जी, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए वापस जाऊंगा पर्सनल एसेट्स पे। फर्दर नीचे चलता हूं जी। कैश नॉन बिजनेस को आपने करना है जी 0। कैलकुलेट करूंगा, वापस चलूंगा रिकंसिलिएशन पे, नीचे चलूंगा जी। अब ये जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है इसको कॉपी करूंगा माइनस साइन के बगैर, और इसको जाके कैश नॉन बिजनेस में पेश कर दूंगा। अगर ये अमाउंट माइनस की जगह पॉजिटिव होती, माइनस ना आ रहा होता, तो इसका मतलब ये था मेरे एसेट्स ज़्यादा हैं, तो फिर मुझे एसेट्स कम करने पड़ने थे। तो वापिस चलूंगा जी पर्सनल एसेट्स पे, नीचे चलता हूं जी, और कैश नॉन बिजनेस में जाके अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है पेश कर दूंगा। कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे एसेट्स आ गए 13 मिलियन के। वापिस चलता हूं जी रिकंसिलिएशन पे, नीचे चलूंगा जी एंड पे। तो ये देखें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट मेरी 0 आ रही। तो इस तरह से जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है उसको आप 0 कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी रिटर्न का इनकम टैक्स वाला पोर्शन भी हो गया और वैल्यू स्टेटमेंट वाला पोर्शन भी हो गया। अब एक चीज़ रह गई है, वो है जी कैपिटल एसेट्स। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो आपने कैपिटल एसेट्स वाला जो फॉर्म है वो भी फिल करना है। कैपिटल एसेट्स को डिफाइन करता है सेक्शन 7E, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो जनाब आपको 7E का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इसलिए जब भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है तो आपने कैपिटल एसेट्स में डिटेल लाजमी मेंशन करनी है। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आ रही है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो एग्रीकल्चरल है, जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ रही है आपने वो कैपिटल एसेट्स में मेंशन करनी है। कैपिटल एसेट्स को आपका डील कर रहा है सेक्शन 7E। तो सबसे पहले मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे चलूंगा और आपको जो सेक्शन 7E है उसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास सेक्शन 7E आ गया, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन डिवीजन 8C ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल ऑन द इनकम स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। अच्छा जी, सब सेक्शन 1 में बता रहा है कि टैक्स ईयर 22 से ऑनवर्ड जो है आपके कैपिटल एसेट्स पे टैक्स लगेगा, जिसका रेट जो है डिवीजन 8C में डिफाइंड है। अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 2 आ गया,
A resident person shall be treated to have derived as income chargeable to tax under this section an amount equal to 5% of the fair market value of capital assets situated in Pakistan held on the last day of tax year excluding the following. अच्छा जी, आगे सब सेक्शन 2 में बता रहा है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन जो है वो कोई कैपिटल एसेट ऑन कर रहा है और वो कैपिटल एसेट एग्जिस्ट कर रहा है आपका 30 जून को, टैक्स ईयर के लास्ट डेट पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट सब्जेक्ट टू टैक्स होगा। तो जी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे चलूंगा तो ये देखें जी, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में बता रहा है कि हर टाइप की प्रॉपर्टी आ जाएगी, वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, बिजनेस यूज के लिए कि अदर देन बिजनेस यूज के लिए। लेकिन इसमें यह शामिल नहीं है जी, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल्स वगैरह ये आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। एनी शेयर, स्टॉक्स और सिक्योरिटीज, शेयर, स्टॉक और सिक्योरिटीज जो है ये भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ये सेक्शन 37 के एम्बट में आएंगे जी। Any property with respect to which the property is entitled to a depreciation deduction under section 22 और amortization deduction under section 24। अच्छा जी, अगर कोई बिजनेस एसेट है तो आपको पता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। यहाँ आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है और वो बिजनेस में यूज हो रहा है तो उस पर अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। तो ऐसा एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज हो रही है तो वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड इन क्लॉज 1, 2 और 3। इसके अलावा मूवेबल एसेट्स जो ऊपर वाली क्लॉजेज में शामिल नहीं है। मूवेबल एसेट्स में सबसे बड़ी डेफिनेशन आपकी व्हीकल आ जाएगी। अगर आपके पास कोई कार है तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में प्योरली आपकी प्रॉपर्टी आएगी जी। तो ऊपर चलता हूं जी। तो सब सेक्शन 1 हमें इंप्लीमेंटेशन का बता रहा है कि 2022 से ऑनवर्ड जो है 7 ही लगेगा और इसके जो रेट्स हैं डिवीजन 8C में डिफाइंड है। रेट मैंने आपको बता दिया कि 20% है। सब सेक्शन 2 में बता रहा है कि सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो हैं उन पे 7 ही लगेगा और रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की ऐसी प्रॉपर्टी पे लगेगा जो 30 जून पे एग्जिस्ट कर रही हैं और उन प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% जो है सब्जेक्ट टू टैक्स होगा। यानी कि 5% मल्टीप्लाई बाय 20%, 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो है वहाँ पे टैक्स लगेगा। लेकिन ये नीचे कुछ उसकी एक्सक्लूजन हैं जी। 1 कैपिटल एसेट ऑन बाय द रेजिडेंट पर्सन, अगर आप सिर्फ एक एसेट ऑन कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक घर है या एक प्लॉट है, तो उस सूरत पे आप पे 7 का टैक्स नहीं लगेगा। सेल्फ owned business premises from where the business is carried out by the person appearing on the active taxpayers list at any time during the year। अच्छा जी, अगर आपके पास सेल्फ owned बिजनेस प्रेमिसेस है, आपके पास प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहां पे आप बिजनेस अंडरटेक कर रहे हैं और आपका नाम ATL में आ रहा है, तो उस केस में भी 7 ही नहीं लगेगा उस प्रॉपर्टी पे। सेल्फ owned एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स देयरटू। अच्छा जी, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और आप उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप अनाज उगा रहे हैं उस पर, तो फिर भी आप पे 7 ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस लैंड पे कोई फार्म हाउस एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में आप पे 7 ही लगेगा, जो फार्म हाउस है जी उधर। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू अ शहीद आर डिपेंडेंट्स ऑफ अ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेज। अच्छा जी, अगर किसी शहीद या उसके डिपेंडेंट्स को, कोई ऐसा शहीद जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज की ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, उसके डिपेंडेंट्स को या उसको कोई प्लॉट अलॉट कर दिया तो उस पर भी 7 ही नहीं लगेगा। A person are dependents of the person who dies while in the service of Pakistan Armed Forces or federal or provincial government। अच्छा जी, अगर कोई पर्सन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेज की सर्विसेज के दौरान उसकी डेथ हो गई है, तो अगर उस पर्सन को प्लॉट मिलता है या उसके डिपेंडेंट्स को, डिपेंडेंट्स से मुराद माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, तो उन पे भी 7 ही नहीं लगेगा। A war wounded person while in service of Pakistan Armed Forces or federal or provincial government। अच्छा जी, अगर कोई गाजी है, वार वॉन्डेड पर्सन से मुराद कोई गाजी है जो जंग में जख्मी हुआ है ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेज, तो अगर उसको भी कोई प्लॉट अलॉट होता है तो उस पर भी 7 ही नहीं लगेगा। एन एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज आर एक्स एम्प्लॉइज आर सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बीइंग ओरिजिनल अलॉटीज ऑफ द कैपिटल एसेट्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय द अलॉटमेंट अथॉरिटी। अच्छा जी, अगर सर्विंग पर्सनल को या एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड फौजियों को या रिटायर्ड एम्प्लॉइज जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं या सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, अगर वो प्लॉट लेते हैं किसी सोसाइटी में, किसी अप्रूव्ड सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं और वो ओरिजिनल अलॉटी हैं, यानी कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं और बैलेटिंग के थ्रू उनका नाम निकला है, उन्होंने प्लॉट किसी और से परचेज करके अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाया, वो ओरिजिनल अलॉटी थे, तो उस केस में भी उन पे 7 ही नहीं लगेगा। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयरऑन। अच्छा जी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू टैक्स है
अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब सपोज कर लें आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो उस पर तो ऑलरेडी टैक्स चार्ज हो रहा है अंडर दिस सेक्शन, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो रेंटल प्रॉपर्टी है उस पर भी 7 ही चार्ज नहीं होगा। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज बीन पेड। अच्छा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उस पर 236K का टैक्स पे कर दिया, तो फर्स्ट ईयर ऑफ इस एक्विजिशन आप पे 7 ही नहीं लगेगा। Where the fair market value of capital assets in aggregate excluding the capital assets mentioned in clauses A, B, C, D, E and F does not exceed ₹25 million। अच्छा जी, अगर आपके जो एग्रीगेट एसेट्स हैं अदर देन जो ऊपर डिफाइंड है ABCDEF क्लॉजेज तक, इनके अलावा जो भी आपके पास एसेट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से कम है, तो फिर भी आप पे 7 ही नहीं इंप्लीमेंट होगा। अच्छा जी, क्लॉज एच आ गई, कैपिटल एसेट्स ऑन बाय या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ रहा लोकल गवर्नमेंट। अच्छा जी, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कोई लैंड ऑन कर रही है तो उस पर भी 7 का टैक्स नहीं लगेगा जी। क्लॉज आई आगे जी, कैपिटल एसेट्स ऑन्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी, अ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच पर्संस आर रजिस्टर्ड विद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। अच्छा जी, अगर आपकी कोई लोकल अथॉरिटी लैंड ऑन कर रही है, आपकी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड ऑन कर रही है, जैसे रूडा बनाई है अभी हमने, तो रूडा जो लैंड ऑन कर रहा है उस पर भी 7 का टैक्स नहीं लगेगा जी। इसके अलावा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिन्होंने कोई कैपिटल एसेट एक्वायर किया सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रक्शन, तो उस पर भी 7 ही नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दैट जो आपके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उन्होंने DNFBP का लाइसेंस लिया हुआ है जी। जो सर्टन प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए DNFBP का लाइसेंस जो है लाजमी है जी, जिसमें आपके ज्वेलर्स हैं, आपके अकाउंटेंट्स हैं, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं जी। Provided that the exclusions mentioned at clauses A, E, F and G of this subsection shall not apply in case of a person not appearing the active taxpayers list other than persons covered in Rule 2 of the 10th schedule। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि जो एग्जम्पशंस हैं, जो एक्सक्लूजन्स हैं AEFG वाली, AEFG वाली, ये इंप्लीमेंट नहीं होंगी अगर पर्सन ATL में नहीं आ रहा। फर्दर नीचे चलूंगा जी। The federal government may include or exclude any person or property for the purpose of this section। फेडरल गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर सकती है जी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने देख ली, फर्दर नीचे चलूंगा। फार्म हाउस की डेफिनेशन आ गई जी। फार्म हाउस मींस अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट यूज्ड एज अ सिंगल ड्वेलिंग यूनिट विद और विदाउट एन एनेक्स। अच्छा जी, आगे बता रहा है फार्म हाउस की डेफिनेशन। फार्म हाउस से मुराद है जो इसका एरिया है वो 2000 स्क्वायर यार्ड्स हो और मिनिमम जो कवर्ड एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट हो जी। फर्दर वो बता रहा है जी, प्रोवाइडेड एट वेयर देयर आर मोर देन वन ड्वेलिंग यूनिट्स इन अ कंपाउंड एंड द एवरेज area of the compound is more than 2000 square yards for a dwelling unit, each one of such dwelling units shall be treated as a separate farm house। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि अगर डिफरेंट कंपाउंड्स बने हुए हैं आपके फार्म हाउसेज में, तो उन सबको सेपरेट जो है सेपरेट यूनिट कंसीडर किया जाएगा, वो सारे सेपरेट जो आपके फार्म हाउस कंसीडर किए जाएंगे। तो जनाब ये था मेरा सेक्शन 7 ही। ऊपर चलता हूँ जी और एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। 2022 इंप्लीमेंटेड है। टैक्स रेट इसके डिवीजन 8C में डिफाइंड है। रेट इस पे लगेगा जी 20%। सब सेक्शन 2 आ गया जी, हर रेजिडेंट पर्सन पे लगेगा जिस जो प्रॉपर्टी ऑन कर रहा है जी 30th ऑफ जून, जिसके पास 30 जून को प्रॉपर्टी है, उसका 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू का टैक्स लगेगा। 5% को मल्टीप्लाई करेंगे 20% रेट के साथ, तो ये आपका फैक्टिवली रेट बन जाएगा 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। आगे जी एक्सक्लूजन आ रही हैं। अगर आप एक कैपिटल एसेट ऑन कर रहे हैं, एक ही आपके पास घर है या आपके पास एक ही फ्लैट है या आपके पास एक ही प्लॉट है, तो उस पर 7 ही नहीं लगेगा। सेल्फ ऑन बिजनेस प्रेमिसेस है, आपके पास बिजनेस प्रेमिसेस है जिस पे आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका नाम ATL में आ रहा है, तो तब भी आप पे 7 ही नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप पे 7 ही नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड एट उस पर फार्म हाउस ना बनाओ। अच्छा जी, इसके अलावा पाक आर्म फोर्सेज के शहीद या उसके डिपेंडेंट्स को जो कैपिटल एसेट्स अलॉट किए हैं, उस पर भी आपका 7 ही नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर कोई पर्सन है वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेज की सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है और उस पर्सन को या उसके डिपेंडेंट्स को अगर कोई प्रॉपर्टी अलॉट होती है, तो उस पर भी 7 ही नहीं लगेगा। अच्छा जी, अगर कोई पर्सन जख्मी हो जाता है आर्म फोर्सेज, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सर्विस के दौरान और उसको कोई प्रॉपर्टी अलॉट हो जाती है, तो उस पर भी 7 ही नहीं लगेगा। अच्छा जी, कोई एक्स सर्विसमैन या सर्विंग पर्सनल, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या आर्म फोर्सेज का, अगर वो ओरिजिनल अलॉटी है, उसको कोई प्लॉट मिल गया अलॉटमेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो उस पर भी 7 ही नहीं लगेगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट टू टैक्स है, जैसे मैंने आपको रेंटेड प्रॉपर्टी का बता दिया जी। अगर आपने ड्यूरिंग ईयर कोई एसेट खरीदा और उस पर 236K पे कर दिया, तो उस टैक्स ईयर में 7 ही इंप्लीमेंट नहीं होगा।
अच्छा जी, इन एक्सक्लूजन के अलावा जो आपका कैपिटल एसेट्स है, अगर उनकी वैल्यू 2.5 करोड़ से कम है तो फिर भी आप पे 7 ही नहीं लगेगा। कैपिटल एसेट्स ऑन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैपिटल एसेट्स ऑन बाय द लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। और आगे बता रहा है AEFG जो क्लॉजेज हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होंगी अगर पर्सन ATL में नहीं आ रहा। उसके बाद वो बता रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आ जाएगी, सोलली आ रहा है जी आपकी प्रॉपर्टी, वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस। एंड एंड पे हमने फार्म हाउस की डेफिनेशन देख ली। तो ये है जी आपका कैपिटल एसेट्स। अब वापस चलूंगा अपनी रिटर्न पे। तो जी अब हम देखेंगे कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट पे जाने के लिए आपके पास ये आ रहा होगा साइड पे टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स। तो सिंपली टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स वाले टैब पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें एडजस्टेबल टैक्स से ऊपर आ रहा है कैपिटल एसेट्स। तो सिंपली कैपिटल एसेट्स पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास कैपिटल एसेट्स वाला फॉर्म ओपन हो गया। नीचे चलता हूं जी। ये देखें सबसे पहले आ रहा है जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस। फार्म हाउस आ रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट। आपने कॉस्ट डिक्लेयर करनी है, साथ में आपने फेयर मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करनी है। तो अभी मैंने आपको 7 ही जो है सेक्शन दिखाया। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपने इधर लाजमी डिक्लेयर करनी है। अगर आप कैपिटल एसेट्स वाला टैब फिल नहीं करेंगे और ड्यूरिंग डेयर आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई तो आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेंगे जब तक आप 7E का सर्टिफिकेट ना ले लें। अच्छा, सबसे पहले आ रहा है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस। तो जनाब हमारे पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, हमने 2 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज ऐड की हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जी वेल स्टेटमेंट से। ये देखें जी, एक हमारे पास इनहेरिटेड आ रही है 0 वैल्यू पे और दूसरी है हमारे पास 10 कनाल 25 लाख की। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने कैपिटल एसेट्स वाले टैब में ऐड करनी है। तो जी वापस चलता हूँ कैपिटल एसेट्स के टैब पे, टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे क्लिक करूंगा। नीचे चलता हूँ जी, कैपिटल एसेट्स पे चलूंगा। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस के आगे ये देखें प्लस का टैब बना हुआ है। तो आपको पता है कि आईआरएस के फार्म में जहां जहां प्लस का टैब है वहां वहां आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो प्लस पे क्लिक करूंगा जी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, मेजरमेंट है, टोटल एरिया है, कंप्लीट एड्रेस है, टाउन स्लैश तहसील कौन सी है, सिटी स्लैश डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मेजरमेंट साइज भी आप अपना वेल स्टेटमेंट से देख के लिख सकते हैं, टोटल एरिया भी आपको वहां से पता लग जाएगा और कंप्लीट एड्रेस भी आप वहां से देख के लिख लेंगे जी। तो इसे कैंसिल करता हूं जी। तो वापस चलता हूं जी वेल स्टेटमेंट पे और अपनी दोनों प्रॉपर्टीज का एड्रेस और एरिया देख लेता हूं। तो नीचे चलता हूं जी, वेल स्टेटमेंट पे चलूंगा, उसके बाद पर्सनल एसेट्स पे चलता हूं। अच्छा जी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मेरी 10 के नाल की है और जो मैंने बाय की हुई है वो है जी 74 के नाल की। एड्रेस दोनों का सेम है। तो वापस चलता हूं जी टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे, फर्दर नीचे चलता हूं जी, कैपिटल एसेट्स पे क्लिक करूंगा। एज इट इज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस के आगे जो प्लस बना हुआ है सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। मेजरमेंट्स, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आपने जो अपना मेजरमेंट यूनिट है वो सेलेक्ट कर लेना है। मरला है, एकड़ है, केनाल है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फीट है, व्हाट्सएवर। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो आपका मेजरमेंट यूनिट होगा वो आप इधर से सेट कर लेंगे। अब हमारे केस में केनाल है तो केनाल सेट कर लूंगा। टोटल एरिया जी 10 केनाल है, कंप्लीट एड्रेस लिख दूंगा जी। अच्छा जी, मेरी प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस आगे इधर आपने इनहेरिटेड नहीं लिखना, जो आपकी इवन तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड भी है उधर आपने इनहेरिटेड नहीं लिखना। तो ये आपकी कंप्लीट एड्रेस लाइन आ जाएगी विदाउट टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट। आपने टाउन जो शहर का नाम है और जो डिस्ट्रिक्ट है आपका जो जिला है वो आपने नीचे लिखना है जी। तो टाउन स्लैश तहसील सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जो भी आपकी रेलेवेंट तहसील होगी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं। ये देखें जी। इसके अलावा अगर आप अल्फाबेट लिखें, सपोज करें मैं अल्फाबेट लिख देता हूँ जी, तो जो आपके अल्फाबेट से रेलेवेंट टाउन्स और तहसील होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने अपना रेलेवेंट टाउन स्लैश तहसील सेलेक्ट किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जो मेरा सिटी स्लैश डिस्ट्रिक्ट था वो ऑटोमेटिकली उठा लिया। आगे वो बता रहा है वेदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7E, आप 7E के तहत टैक्स से एग्जम्प्ट हैं कि नहीं। तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप पैदा करें वो एग्जम्प्ट फ्रॉम 7E है। तो आप क्लिक करेंगे जी यस पे, यस एग्जम्प्टेड। तो ये जो यस के साथ राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है जी रीजन फॉर एग्जम्पशन, किस रीजन की बेस पे आप इसको एग्जम्प्ट करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारी रीजन तो सिंपल सी है, एग्रीकल्चरल लैंड है सब्जेक्ट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो भी आपकी यहाँ पे रीजन होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें जी, सेल्फ ऑन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द पर्सन। तो ये हमारे केस में जी एग्जम्पशन की रीजन होगी। सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, फर्दर नीचे चलता हूं जी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है ऐड अटैचमेंट। आपकी जो प्रॉपर्टी आप इसकी पिक्चर्स भी अटैच कर सकते हैं, आप PDF की फाइल अटैच कर सकते हैं जी इधर। तो मैं नहीं कर रहा जी। उसके बाद कह रहा है इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, तो जी नो करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं ना कंस्ट्रक्टेड होगी, आपकी एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो तो ओपन लैंड होगी ना।
अच्छा, उसके बाद आ रहा है जी FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक्सेल। अब देखें फेयर मार्केट वैल्यू, अगर तो आप किसी गांव वगैरह में या फार फ्लंग एरियाज में रह रहे हैं फिर तो आपने डीसी रेट लगा लेना है। डीसी रेट आपको अपनी तहसील से पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप बड़े सिटीज में रह रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, व्हाट्सएवर, तो FBR ने 40 बिग सिटीज, 40 बड़े शहरों का रेट डिवाइस किया हुआ है। पर मरला FBR ने रेट डिवाइस किया हुआ है। तो अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं तो आपने FBR का वैल्यूएशन लगाना है जी। जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करनी है अपनी प्रॉपर्टी की, वो आपने FBR के वैल्यूएशन टेबल से करनी है। तो FBR के वैल्यूएशन रेट्स चेक करने के लिए नीचे देखें जी, FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक्सेल, ये उसने खुद ही एक फाइल दी हुई है। तो सिंपली इस फाइल को डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएट कर रही है मुल्तान में, तो जाहिर सी बात है कि मुल्तान के रेट भी तो FBR ने डिवाइस किए होंगे ना। तो ये जो मेरे पास आ रहा है FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक्सेल, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी लिंक्स, तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूं जी, अनेबल कर लूंगा। तो ये देखें जी, ये 40 सिटी के मेरे पास रेट्स आ गए। अब जिस भी सिटी पे क्लिक करूंगा ये मुझे उस सिटी के रेलेवेंट SRO पे ले जाएगा जी। अच्छा जी, वापस चलता हूँ आईरेस पे। सबसे पहले इसको सबमिट कर लेते हैं जी। अब इसकी कॉस्ट स्लैश डिक्लेयर्ड वैल्यू 0 थी, आपको पता है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी। फेयर मार्केट वैल्यू जनाब मैं देखूंगा अपने टेबल से, तो टेबल पे चलता हूँ जी। हमारा सिटी है मुल्तान, तो कंट्रोल F करूंगा, इधर से मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये मुल्तान आ गया। इसके बाद सिंपली इस लिंक पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें जी SRO आ गया, रिवीजन ऑफ वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मुल्तान। SRO नंबर है जी 1267, डेटेड है जी 2022, डेट आ गई 8/1/2022, नीचे कह रहा है डाउनलोड। तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके इसको PDF में डाउनलोड कर लूंगा जी। डाउनलोड पे क्लिक करता हूं। अब ये देखें जी SRO 1267। अच्छा जी, ये नीचे रेट्स डिफाइन है, सीरियल आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तहसील आ रही है जी, टाउन आ रहा होगा, रेवेन्यू सर्कल आ रहा होगा, प्रॉपर्टी एरिया आ रहा होगा, क्लासिफिकेशन आ रही होगी, लोकेशन आ रही होगी, ऑन रोड है, ऑफ रोड है, मतलब कि रोड के ऊपर है कि रोड के पीछे है, स्क्वायर नंबर, किला नंबर, खसरा नंबर, और ये आपका यूनिट ऑफ मैयर आ रहा है जी मरला में। जो आपकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल लैंड होगी उसका यूनिट ऑफ मैयर इन्होंने मरला दिया होगा और मरला में उसकी वैल्यू आ रही होगी। इसके अलावा जो कमर्शियल है उसका भी मरला दिया होगा, और जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है जनाब उसकी वैल्यू जो है पर एकड़ आ रही होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये देखें जी, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, तहसील मुल्तान सदर है, और ये प्रॉपर्टी एरिया आ रहा है, चाह ठाले वाला, चाह सोनू वाला टू चाह निज़ाम। इसकी वैल्यू आ रही है पर मरला जी 2,01,250, और ये रेजिडेंशियल है जी। ये देखें क्लासिफिकेशन भी की हुई है इसने, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चरल की क्लासिफिकेशन की हुई है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अब ये देखें जी कमर्शियल आ गया, चाह ठेले वाला, चाह सोनू वाला टू चाह निज़ाम वाला, शॉप स्लैश प्लाजा। अब ये कमर्शियल है, ऑन रोड है, और इसकी वैल्यू जो उसने डिवाइस की है स्क्वायर फीट में, और ये आ रही है जी पर स्क्वायर फीट 19,222। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अब ये देखें जी कोट अब्दुल खान एग्रीकल्चरल ऑन रोड, और पर एकड़ वैल्यू आ रही है जी 1,90,00,000। तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चरल, और ये देखें जी कमर्शियल उसने मरला में भी डिफाइन की हुई है, स्क्वायर फीट में भी डिफाइन की हुई है जी। अच्छा जी, कंट्रोल F कर लेता हूँ और जो मेरा रेलेवेंट एरिया होगा वो सर्च कर लेता हूँ। तो जी हमारे एरिया में लैंड की वैल्यू आ रही है 1,70,00,000 पर एकड़ की। अब हमारे केस में तो 10 केनाल है, 1 एकड़ में 8 केनाल होते हैं, तो जनाब इसको कंप्यूट कर लेंगे। अब इसको मैंने डिवाइड किया 8 पे, तो पर केनाल वैल्यू आ गई 21 लाख। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उसमें जी 1,70,00,000 ऐड कर लूँगा, तो ये मेरी वैल्यू तकरीबन बन जाती है 2,10,00,000। वापस चलता हूँ जी RS पे, और ये जो मैंने वैल्यू डिवाइड किया इधर पेस्ट कर दूंगा जी। इसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो जी 10 केनाल मेरा एरिया था, कॉस्ट मैंने कोई नहीं डिक्लेयर की क्योंकि ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आ गई मेरी 2,12,00,000। ऐसे ही हमारे पास एक और प्रॉपर्टी और वो भी यहीं सिचुएट कर रही है, और उसका एरिया है जी 74 केनाल। तो एक और प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा। मेजरमेंट आपको पता है हमारे केस में केनाल थी, तो केनाल सेलेक्ट कर लूंगा। एरिया था जी 74 केनाल। कंप्लीट एड्रेस ऐड कर दूंगा जी, ये हमारा कंप्लीट एड्रेस आ गया विदाउट टाउन एंड तहसील। टाउन स्लैश तहसील सेट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये साइड पे स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जी हमारी तहसील स्टार्ट हो रही है M से, तो M लिख लेता हूँ, और यहाँ से जो आपकी रेलेवेंट तहसील होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जी मेरी तहसील आ गई, साथ में मेरा डिस्ट्रिक्ट आ गया। वेदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7 ही यस। आगे वो रीजन पूछ रहा है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, और हमारे केस में था जी सेल्फ फाउंड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द पर्सन, तो इस पर क्लिक करूंगा जी। इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड? नो, एग्रीकल्चर लैंड है, ये कंस्ट्रक्टेड नहीं होगी। सबमिट पे क्लिक करूंगा जी। कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हमने डिक्लेयर की थी 25 लाख। वेल स्टेटमेंट पे चलता हूँ जी, पर्सनल एसेट्स पे जाऊंगा। ये देखें जी, इसकी वैल्यू हमने डिक्लेयर की है 25 लाख, तो उधर 25 लाख आ जाएगी कॉस्ट में मेरी। तो वापस चलूंगा जी कैपिटल एसेट्स पे, टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे क्लिक करूंगा, नीचे चलता हूँ जी।
कैपिटल एसेट्स पे क्लिक करूंगा। अच्छा कॉस्ट, इसके बाद कॉस्ट स्लैश डिक्लेयर्ड वैल्यू में 25 लाख ऐड कर दूंगा जी। फेयर मार्केट वैल्यू हमें पता है जी 1,70,00,000 है हमारे केस में। इसके बाद हमारे पास लैंड है जी 74 के नाल, तो इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई 12 करोड़। इसके बाद जी कैलकुलेट करूंगा। अब ये देखें हमारी वैल्यू जो है 25 मिलियन से बढ़ गई है जी, 2,50,00,000 से बढ़ गई है। लेकिन हमारा जो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है वो जीरो आ रहा होगा। जीरो इस वजह से आ रहा होगा कि मैंने एग्जम्पशंस क्लेम की हैं, क्योंकि मेरे पास ये दोनों एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज थी। तो नीचे चलता हूं जी। अब ये देखें जी, टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स मेरे पास 14 करोड़ हो गई। लेकिन ये देखें जी, टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7 ई, कोई भी टैक्सेबल नहीं आ रहा क्योंकि हमने एग्जम्पशंस क्लेम कर ली हैं। और डीम्ड इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 7 ई, ये भी जीरो आ रहा है। ये भी इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मेरी जो टैक्सेबल एसेट्स थी अंडर सेक्शन 7 ई वो कुछ भी नहीं है। तो जनाब ये मैंने एग्रीकल्चर लैंड ऐड कर ली। इसके बाद मेरा हाउस और प्लॉट रह गया, तो हाउस और प्लॉट ऐड कर लेता हूँ। ऊपर चलता हूँ जी। तो जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे प्लॉट और हाउस है हमारे केस में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए देखें प्लस का साइन आ रहा है। तो सबसे पहले वेल स्टेटमेंट पे चलता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू और उसका एड्रेस देख लेता हूँ। तो जी वेल स्टेटमेंट पे चलूंगा। अब ये मेरे पास दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो जी 10 मरला का घर है हमारे पास और 5 मरला का प्लॉट है। घर मेरा 20 लाख का है और प्लॉट जो है वो 15 लाख का है। तो जी यहां से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। वापिस चलता हूँ जी कैपिटल एसेट्स पे, टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे क्लिक करूंगा। कैपिटल एसेट्स पे चलता हूँ जी, नीचे चलूंगा जी। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के आगे आपका प्लस का साइन बना हुआ है, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। मेजरमेंट, तो इधर से आपने यूनिट ऑफ मेजर सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी। हमारे केस में जी मरला है तो मरला सेलेक्ट कर लूंगा। घर मेरा 10 मरला का था तो 10 आ गया टोटल एरिया में। कंप्लीट एड्रेस लिख दूंगा जी विदाउट टाउन स्लैश तहसील। टाउन स्लैश तहसील क्लिक करने के लिए दोबारा ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। स्क्रॉल बार के थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे फर्स्ट अल्फाबेट लिखें जी। जो रेलेवेंट तहसील होगी वो सेलेक्ट कर ली, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा दिया। वेदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7 ई, तो आपको पता है वन सेल्फ ऑन जो कैपिटल एसेट है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, तो यस पे क्लिक करूंगा जी। रीजन फॉर एग्जाम्पशन, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, वन कैपिटल एसेट सेल्फ ऑन्ड बाय टैक्स पेयर। मैंने आपको बताया था ना आप घर या जो प्लॉट है उसको एग्जाम करवा सकते हैं किसी एक को, तो हमने घर को एग्जाम करवा लिया। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, यस। आगे कवर्ड एरिया, तो जनाब सारे का सारा ही मेरा कवर्ड एरिया है। तो जो मेरा कवर्ड एरिया 10 था ऊपर, वही मैंने नीचे लिख दिया जी 10। इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो जो मेरा घर था वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ऐड हो गया। कॉस्ट इसकी थी 20 लाख, कॉस्ट लिख लेता हूँ जी। इसके बाद मैंने वैल्यूएशन टेबल से इसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बन रही थी जनाब 5 लाख पर मरला। तो इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू बन गई 10 मरला की, ये बन गई जनाब 50 लाख। कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी। तो ये मेरी कॉस्ट भी आ गई और मेरी फेयर मार्केट वैल्यू भी आ गई। इसके बाद मेरा है जी एक प्लॉट। तो प्लॉट ऐड करने के लिए दोबारा ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के आगे प्लस बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा। मेजरमेंट में जी मेरा मरला है, टोटल एरिया 5 था। कंप्लीट एड्रेस ऐड कर दूंगा। टाउन स्लैश तहसील से अपनी रेलेवेंट तहसील सेट कर लेंगे जी। अच्छा मेरी तहसील आ गई, साथ में डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद आ रहा है वेदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7 ई, तो नो जी, हम पहले ही वन कैपिटल एसेट ऑन्ड बाय द टैक्स पेयर जो है उसको एग्जम्प्ट करवा चुके हैं। तो एक ही होगा ना, या घर होगा या प्लॉट होगा। तो आपने ये करना है कि जिस एसेट की ज्यादा वैल्यू होगी आपने उसको एग्जम्प्ट करवा देना। इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, नो। प्लॉट तो नहीं ना आपका कंस्ट्रक्टेड होगा, प्लॉट तो आपका ओपन लैंड होगा। इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी इसकी वैल्यू हमने डिक्लेयर की थी 15 लाख, तो 15 लाख लिख दिया। फेयर मार्केट वैल्यू थी इसकी जनाब 4.5 लाख और इसका एरिया था जी 5 मरला। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई जी 22,50,000। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं जी। तो अभी मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी ऐड कर ली, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज भी ऐड कर ली। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नहीं थी और कोई मेरे पास यानी अदर रिमूवेबल कैपिटल एसेट नहीं था जी। टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स आ गई मेरे पास जी 15 करोड़ 43 लाख। और टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7 ई, तो आपको पता है कि सिर्फ जो हमारा प्लॉट था वही टैक्सेबल आएगा अंडर सेक्शन 7 ई। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपकी वैसे एग्जाम्प्ट है। वन सेल्फ ऑन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी वो हमने एग्जाम्प्ट करा ली, वो हमारे पास घर था। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी, 2 एग्रीकल्चर थी और 2 रेजिडेंशियल थी। रेजिडेंशियल में घर हमने एग्जाम्प्ट करवा लिया, प्लॉट हमने सब्जेक्ट टू टैक्स कर दिया। अब ये देखें इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो जी 25 लाख। तो 25 लाख तो 2.5 करोड़ से कहीं नीचे है, तो टैक्स की अमाउंट नहीं बनेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये देखें जी डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7 ई, कोई भी नहीं आ रही, ना ही टैक्स आ रहा है जी। अच्छा सपोज करें अगर मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू को 3 करोड़ कर दूं जो मैंने प्लॉट डिक्लेयर किया है, ऊपर चलता हूं जी। ये 22,50,000 को मैं 3 करोड़ कर देता हूं। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें जी टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7 ई, कॉस्ट ये थी
कॉस्ट मेरी 15 लाख थी और फेयर मार्केट वैल्यू मेरी आ गई 30 मिलियन। तो क्योंकि मेरी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7E वो 25 मिलियन से बढ़ गई है, यानी कि 2.5 करोड़ से बढ़ गई है। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट टू टैक्स बन गया। अब मेरी डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E बन गई है जनाब 15 लाख। अगर आप 30 मिलियन को 5% से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 लाख बन जाएगा। और आपको पता है कि आपका जो टैक्स है वो बनेगा 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, और जो रेट है वो है जी 20%। आप चाहे 30 मिलियन का स्टेट 1% लगा लें, चाहे आप 15 लाख को 20% से मल्टीप्लाई कर लें। अगर मैं 30 करोड़ का 1% लूं तो ये आपका बन रहा है जी 3 लाख। ये टैक्स अमाउंट आपकी बन जाएगी थी 3 लाख। एज इट इज अगर मैं 15 लाख का 20% लूं तो ये भी 3 लाख बन रहा है। तो ये आप पे है जी। अगर आप 30 मिलियन को स्टेट 1% से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो टैक्स चार्जेबल है उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही है उसको देखने के लिए कंप्यूटेशंस पे चलूंगा जी। नीचे चलता हूं, ये देखें जी, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E एट द रेट ऑफ 20% ऑफ 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। जो मेरी डीम्ड इनकम थी वो थी 15 लाख, और 15 लाख को जब आप 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। एज इट इज अगर आप 30 मिलियन को 1% से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 लाख आ जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूं जी, एडमिटेड इनकम टैक्स, और यही आपकी 3 लाख की लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर आपकी लाइबिलिटी आ रही है तो सिंपली आप प्रीपेयर पीएसआईडी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट पीएसआईडी करेंगे, इसको डिपॉजिट करवा देंगे। तो क्योंकि हमारे केस में कैपिटल एसेट्स की वैल्यू कम है तो वापस चलूंगा कैपिटल एसेट्स पे। नीचे चलता हूं जी, जनाब अपने प्लॉट की वैल्यू चेंज कर देता हूं, दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें 2.5 मिलियन जो है 25 मिलियन से कम है, तो इस वजह से मेरा डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E कोई नहीं बन रही। तो जनाब यहां तक जो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न है वो कंप्लीट है। एडजस्टेबल टैक्स हमने ऐड कर लिया, कैपिटल एसेट्स ऐड कर लिए, एसेट्स ऐड कर लिए वेल्थ स्टेटमेंट में, देन हमने वेल्थ रिकन्सिलिएशन देख ली। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अब इसके बाद हम चलेंगे जी एट्रीब्यूट पे। तो एट्रीब्यूट पे चलता हूं। अच्छा जी, एट्रीब्यूट पे आने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, बिजनेस सेक्टर 2, 3, 4, 5। तो जी हम नील इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें तो हमारे केस में कोई भी बिजनेस सेक्टर नहीं आएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम एजुकेशनल फीस पेड, इसको आपने छोड़ देना। उसके बाद हमारा कंसर्न होगा जी रेजिडेंस स्टेटस के साथ। रेजिडेंस स्टेटस के साथ आ रहा है सिलेक्ट ऑप्शन, और साथ में ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन, आप नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप पाकिस्तान में 183 डेज यानी कि 183 दिन या इससे ज्यादा मौजूद हैं तो आपने रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। तो जी रेजिडेंट सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद ऊपर चलता हूँ जी, इसको सेव कर लेता हूँ जी, चेंजेस सेव सक्सेसफुली, और इसके बाद सब्सिक्वेंटली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ जी। आगे वो कह रहा है योर टास्क हैज बीन लॉग्ड फॉर रिव्यू, काइंडली वेरीफाई एंड सबमिट। आई आगे टैक्स पेयर का नेम आ जाएगा, सीएनएससी नंबर आ जाएगा, एज सेल्फ स्लैश मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्लैश रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड इन सेक्शन 172 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑफ द टैक्स पेयर नेम्ड अबव, डू solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this return slash statement is correct and complete in accordance with the provisions of the income tax ordinance 2001 and income tax rules 2002। अच्छा जी, आगे जो टैक्स पेयर है उसका नेम आ जाएगा, उसका सीएनएससी आ जाएगा, या अगर आप एओपी की रिटर्न कर रहे हैं जो आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या जिसको फर्म कहते हैं, उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव या उसके किसी मेंबर का नेम सीएनएससी आ जाएगा, या आप किसी रिप्रेजेंटेटिव से रिटर्न सबमिट करवा रहे हैं, कोई टैक्स कंसल्टेंट है, कोई आपका लॉयर है, कोई कज़न है, व्हाट्सएवर, तो उसका नेम या उसका सीएनएससी आ जाएगा। इधर आपका नेम और आपका सीएनएससी भी रहेगा तो कोई मसला नहीं है। तो जी आप अंडरटेक कर रहे हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है और वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड इनकम टैक्स रूल्स है। इसके बाद वो कह रहा है जी एंटर 4 डिजिट्स पिन, तो आपने अपना 4 डिजिट्स का पिन ऐड कर देना है। जब आपने एंटिन बनाया होगा आपको ईमेल पे एफबीआर की तरफ से पासवर्ड और पिन रिसीव हुआ होगा, तो आपने 4 डिजिट्स का पिन इधर लगा देना जी। तो 4 डिजिट्स का पिन लगा देता हूँ इधर। अच्छा जी, इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे ही आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी ये आपको वापस आईआरएस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। आपकी रिटर्न जो है ड्राफ्ट से निकल के कंप्लीट टास्क पे चली जाएगी। अपनी रिटर्न को देखने के लिए आप कंप्लीट टास्क पे जाएंगे, तो कंप्लीट टास्क में आपके पास 3 डैशबोर्ड आ रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन और ऑडिट असेसमेंट। हमारा कंसर्न होगा जी डिक्लेरेशन के साथ, तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, ये देखें जी 114 सब सेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर, नेम आ जाएगा, सीएनएससी आ जाएगा एज इट इज जैसे आपका ड्राफ्ट में आ रहा होगा, पीरियड आ रहा होगा और आगे एक्शन का बटन आ रहा होगा। पहले इधर आपका पेंसिल और डिलीट का बटन आ रहा था जब आपकी रिटर्न ड्राफ्ट में थी, अब इधर आ रहा है एक्शन में सिर्फ व्यू का बटन। जैसे ही आप इस व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो रिटर्न है वो प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये आपकी रिटर्न ओपन हो जाएगी
और ये सिंपली ऊपर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपके पास पीडीएफ में फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको सबमिट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिटर्न हमसे करवाना चाहें तो आप इन रीजनेबल प्राइस ये रिटर्न हमसे भी सबमिट करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।